ऐसा मोमेंट था आपके किसी ऑपरेशन में जहाँ पे आपको लगा ये क्या हो गया? एक घर में एक टेररिस्ट आया हुआ, तो हम साइड से घूमते बचाते हुए हम उस घर पे पहुंचे एंड बिल्कुल उस घर के पास उसकी खिड़की के ठीक नीचे बिल्कुल ऐसे जाके चिपक के मैं और मेरा बडी वहाँ पे लेट गए। थोड़ी देर के बाद दूसरा लोकल ने हमारी बाकी टीम को देख लिया और अंदर घर में आके बताया, एंड जब घर में आके बताया तो उसने ये भी बता दिया कि मैं और मेरा बडी यहाँ पे नीचे हैं। वो टेररिस्ट दूसरे गेट से बाहर निकला और उसने सबसे पहला फायर हमारे ऊपर मारा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं यार, इट्स अ वॉर गोइंग ऑन। टेररिस्ट आता है, पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट आ रहा है, वो पिच्ड बैटल दे रहा है आपको, आप अपनी टीम के साथ जा रहे हो, वो साला बैठ के वहाँ पे आपके मशीन गन यूएमजी फायर कर रहा है यार। आई गेट वेरी इमोशनल, आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइफ। मैं पूरे हाथ खून में लेके आया हूँ, मैं मेरे हाथों में खून लगा हुआ है, मैं लोगों को लेके आ रहा हूँ, लोगों को मरते हुए देखा यार। आपने अभी बताया था कि आपने घास के ऊपर से पानी पिया था। मैंने घास पे से भी पानी पिया है और मैंने एक तरीके से बोल सकते हैं रॉक पे जिसपे पानी ऊज आउट कर रहा होता है पसीने की तरह, मैंने उस पे हाथ लगा के पानी पिया है एंड पिया तो खून भी है यार। I am getting in from one window and this guy is standing on another window. वो मेरे ऊपर फायर करता है, मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ एंड उसके बाद वो जंप मारता है, दौड़ के जाता है, पीछे दूसरी टीम उसको फायर डालती है, मैं भी ऊपर से फायर करता हूँ एंड देन ही गेट्स किल्ड। When was the last time you cried? मैन डोंट क्राई का मतलब क्या है? मैन डोंट क्राई का मतलब ये होता है कि आप कितने भी मुश्किल समय में होते हो, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। मैंने अपने साथी के इंटेस्टाइन डॉक्टर के साथ में खड़े होकर अपने हाथों से अंदर डाले पेट में, मैं कभी बोला नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो व्हाई कांट अ मैन क्राई? Welcome to the Power Talk Show. First of all, sir, I welcome you to the Power Talk Show. थैंक यू वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। अभी तक लोगों ने स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेटर्स थे उनके जलवे देखे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग वो जलवे भी देखें जो बंदे स्पेशल फोर्सेस में नहीं थे बट स्टिल उन्होंने ऐसे काम करे हैं जो शायद लोगों की इमेजिनेशन के पार है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर टाइम और यहाँ पे आने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए विद रिस्पेक्ट टू योर आर्मी एक्सपीरियंस, कि आप कहाँ पे थे एंड कब आर्मी में ज्वाइन करा, एंड देन विल टेक द कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुणाल फॉर हैविंग मी हियर एंड यस, मैं स्पेशल फोर्सेस का नहीं हूँ, पर जो आपके पहले दो गेस्ट आए दे आर गुड फ्रेंड्स। तो मैं एक्स एनडीए हूँ, एनडीए से पास आउट हुआ, आईएमए एंड देन सीधा कश्मीर पहुँचा। सो मैंने 11 साल सर्विस की, उस 11 साल में ऑलमोस्ट 6 साल मैं कश्मीर वैली में था जी। और एज लक वुड हैव इट जनरली जोग्राफिकली सेम एरिया में था जहाँ पे मैंने दोनों टेन्योर्स मेरे करे और बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहा जब बहुत ही एक्टिव सीज़न था। सो एज वी से हंटिंग सीजन चल रहा था उस टाइम एंड तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। मैं राष्ट्रीय राइफल्स में रहा और मैं ऐसी बटालियन में रहा जो मेरे 3 साल में बेस्ट बटालियन थी। तो सबसे ज़्यादा लाते हम ही ने मारी उनको जो वहाँ से कूद के आते थे जी। सो दैट वेज बहुत सेटिस्फाइंग टेन्योर था पर बहुत छोटा था जी। तो 11 साल में मेरे को बाहर आना पड़ा। हम डिस्कस करेंगे सर इसके बारे में भी लेटर ऑन। सर एक जो बहुत ही पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी मैंने डिफेंस वेटरन्स के साथ, आर्मी वेटरन्स के साथ, इवन नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ भी देखी है, दे आर क्वाइट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हर छोटे डिसीजन से लेके हर बड़ा डिसीजन बहुत वेल कैलकुलेटेड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं लाइक बिफोर आर्मी लाइफ, जब आपने एनडीए ज्वाइन नहीं करी थी, आप स्कूलिंग में थे, तो आप उस टाइम स्ट्रेटेजिक पर्सन थे या फिर आप सिर्फ लॉजिक पर्सन थे? क्योंकि कई बार हमारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं एज पर आवर स्ट्रेटेजी। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप पहले क्या थे और आप आफ्टर आर्मी क्या हो गए, आफ्टर एंटरिंग इनटू आर्मी डिफेंस क्या हो गए? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो ये आपने इस टाइप से पूछा है तो मैं थोड़ा सा आपको चाइल्डहुड का बताता हूँ जी। कि ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड में बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा रहा अपने घर में। मैं घर में सबसे छोटा, बड़े भाई हैं, सब लोग पेरेंट्स सब बड़ा ध्यान रख रहे हैं, तो आप ना बहुत पैम्पर्ड हो जाते हो जी। आपको हर चीज़, आप इशारा करते हो सब मिलता है, आप ज़रा सा रोते हो और आपको घर में जो चाहिए वो मिल जाता है। राइट। तो स्कूलिंग और चाइल्डहुड मेरा उस तरीके का था, लेकिन मेरे अंदर कुछ और भी चीज़ें आई, जैसे मेरे ब्रदर हैं, फादर हैं, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर रहा घर में। तो स्पोर्ट्स में आप टीम वर्क करते हो, आप डिसीजन मेकिंग करते हो। मैं इनफैक्ट जो भी बच्चे मुझसे बात करते हैं मैं सबको बोलता हूँ यू मस्ट प्ले सम गेम एंड स्पेशली टीम गेम। तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तो वो नेचुरली अंदर आया जी। घर के बड़ों से सबको देख के, एंड शायद इसीलिए एसएसबी वगैरह मेरे लिए पास करना ईजी रहा।
पर जब आप एनडीए पहुंच जाते हो, सो नाउ द गेम चेंजेस. सो अभी तक आप जो डिसीजन ले रहे थे वो इतना क्रिटिकल था कि आप अगर किसी को नहीं रोका तो वो एक गोल कर देगा जी. आप सही से नहीं चले तो आप गोल नहीं कर पाओगे. नथिंग टू लूज. एग्जैक्टली. पर जब आप एनडीए पहुंचते हो तो द स्टेक्स बिकम हायर. राइट. तो आपको पनिशमेंट्स मिलते हैं गलती के, और सीरियस पनिशमेंट्स मिलते हैं. सो देयर इज अ टफ लर्निंग. जी. एंड उसके बाद जब आप आर्मी में चले जाते हो, नाउ योर मिस्टेक्स आर गोइंग टू कॉस्ट समबडीज लाइफ. राइट. एक गलती गई काम से. आपको गोली चलानी थी, आपने टाइम से नहीं चलाई, वो मार देगा आपको. कहीं क्योस हो रहा है, कुछ हो रहा है, और आप अपनी टीम लेके गए हो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में, आपने गलत आदमी पे फायर करवा दिया, गलत जगह पे फायर करवा दिया, आपकी नौकरी गई, आप जेल जाओगे. बिल्कुल. सो द स्टेक्स बिकम एक्सट्रीमली हाई. राइट. सो अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, स्ट्रेटेजी या लॉजिक. बेसिकली जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं वो लॉजिक पे ही बनती हैं. करेक्ट. पर हर लॉजिक हर किसी को समझ नहीं आता. सो हो सकता है कि मैं अभी किसी चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, पर स्ट्रेटेजिकली इट मेक सेंस. राइट. फॉर एग्जाम्पल, कहीं दुश्मन बैठा हुआ है और मुझे मेरे कमांडर ने बोला कि चौधरी तू यहाँ से टीम लेके जा और यहाँ पे जा. मैं कमांडर से बोलूँ सर ये तो मोस्ट प्रोबेबल अप्रोच है, यहाँ तो वो मशीन गन लेके बैठा होगा, साला मेरे को ठोक देगा. बिल्कुल. तो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पर जो स्ट्रेटेजी सोच रही है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो लॉजिक बनता है, शायद वो पीछे से स्पेशल फोर्सेस को भेज रहे हो. करेक्ट. तो वो चाहते हैं कि मैं उसका माइंड डाइवर्ट करूं और पीछे से हमारी एसएफ की एक टीम आए, पीछे से आके ऑपरेशन करे. जी. या मेरी ही कोई दूसरी टीम जाए और क्लिफ चॉप करके हम चढ़ें. जैसे कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में सारी जो मेन अप्रोचेस थी, हम वहाँ से जब गए हमारी बहुत हैवी कैजुअलिटी हुई. इनिशियली हमारी सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इसीलिए हुई, जो मोस्ट हमें पता नहीं प्रोबेबल Exactly. जहाँ पे एनिमीज वो दुश्मन सोच रहा है ना कि यहाँ से आओगे, आप वहीं से जा रहे हो, मारेगा आपको यार. साला गोली क्यों मारी, पत्थर से मार देगा. करेक्ट. तो हमने क्या किया, हमने क्लिफ फेस लिया. हमने पाकिस्तान जो सोच नहीं सकता था, हमने पूरी बटालियन की बटालियन चढ़ा दी साला क्लिफ चॉप से. सर व्हाट्स क्लिफ चॉप मींस? ओके सॉरी. कोई भी पहाड़ होता है तो आप किसी भी पहाड़ पे चढ़ोगे तो एक स्पर होता है जो मतलब ग्रेजुअली ऊपर आप चढ़ सकते हो. तो इजीली जहाँ से सारे टूरिस्ट जाते हैं, आम जनता जो जाएगी, एंड हम भी रेगुलर वहाँ से जाएंगे. राइट. लेकिन वहाँ जब दुश्मन ऊपर बैठा है तो वो ऊपर बैठा है, आपको देख सकता है, आपके ऊपर फायर करेगा. करेक्ट. राइट. तो ऐसे ही पहाड़ों में एक फेस ऐसा होगा जहाँ से आप नहीं चढ़ सकते आसानी से. क्लिफ है, पूरा सॉलिड रॉक, 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई बोलते हैं. खड़ी चढ़ाई जो आप चढ़ नहीं सकते. जी. इट्स रॉक फेस, पूरा रॉक सरफेस है, उस पर आप चढ़ के जाओ. इंडियन आर्मी ने हमारी बटालियन चढ़ गई, हमने जाके काट के आए सालों को, एंड पाकिस्तान वुड नॉट हैव इवन सस्पेक्टेड दैट. सो अब ये बात अगर लोअर लेवल पे मैं लॉजिक से सोचूं, यार इस पहाड़ को कौन चढ़ के जाएगा, हम दुश्मन तक पहुंचेंगे उससे पहले गिर के मर जाएंगे. सो लॉजिक एंड स्ट्रेटेजी गो हैंड इन हैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिक मेक सेंस एट व्हाट लेवल. राइट. तो स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपको गोल एक चाहिए. हम अब कारगिल का जैसे नाम लिया तो खैर मैं तब तक कमीशन नहीं हुआ था, मैं बच्चा था, पढ़ रहा था. बट कारगिल में क्या हुआ, दुश्मन आके बैठ गया, हमें पता नहीं था, हम वहाँ गए, हमारे ऊपर फायर आया. ठीक है. तो अब स्ट्रेटेजी क्या कह रही थी, हमें वो रिकैप्चर करना है. राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, हमारी लीडरशिप क्या चाहती थी, आर्मी क्या चाहती है, हमें वो रिकैप्चर करना है. अब वो रिकैप्चर कैसे होगा, इसके लिए एक प्लान बना. दुश्मन पहाड़ी के दूसरी तरफ जहाँ से मुझे मेन असॉल्ट भेजना है वहाँ ना देखे, उसका क्या तरीका है कि वो कहीं और देखे. तो कहीं और क्यों देखेगा, राइट. तो उसको एक पिक्चर दिखाओ ना. तो वो पिक्चर वो वाली होती है कि एक टीम जा रही है, वो अपने ऊपर फायर ड्रॉ कर रही है, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ्स, जिससे कि हमारी दूसरी टीम जाए और सक्सेसफुल हो, एंड जो हमारा स्ट्रेटेजिक गोल है वो हमें मिले. राइट. कश्यप सर ने एक बात बोली थी कि ओनली फूल्स फाइट फेयर. ही इज राइट. तो वही मैं रिलेट करा अभी. अब सर हमने स्ट्रेटेजी की बात करी, लॉजिकल थिंकिंग की बात करी. हाउ इम्पॉर्टेंट इज गो विद द फ्लो माइंडसेट. और मैं क्वेश्चन ये सिर्फ एक आर्मी वेटरन के पर्सपेक्टिव से नहीं जानना चाह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपने डिसीजंस लिए अभी तक, जितने भी आपने ऑपरेशंस करे हैं, जो भी आपने चीज़ें करी है, वहाँ पे गो विद द फ्लो माइंडसेट ने आपको कितना हेल्प आउट करा, कितना हजार्डियस था या फिर बेटर था, अच्छा था? वेल सो अभी जो हमने बात करी थी ना लॉजिक एंड स्ट्रेटेजी, जी, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, मींस बड़े लेवल की बातें हैं. स्ट्रेटेजी एक होता है जैसे नेशनल गोल हमने कोई डिसाइड किया, वो स्ट्रेटेजी हो गई. लॉजिक
जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसमें व्हाट मेक सेंस, है ना। मैं अभी जैसे पहाड़ की हम बात कर रहे थे, तो दुश्मन कितना बैठा है, मैं कितने लोग लेके जाऊं, मुझे कितना टाइम लगेगा, दुश्मन के पास क्या वेपन्स इक्विपमेंट है, वो कितना फायर मेरे ऊपर डालेगा, मैं कब तक उससे लड़ पाऊंगा, मेरा खाना खत्म तो नहीं होगा, मेरे एमुनिशन खत्म तो नहीं होगा। ये सारी कैलकुलेशन लॉजिक बेस्ड है जी, प्योरली लॉजिक बेस्ड। तो आप उसमें जब प्लान करोगे तो लॉजिकल प्लानिंग आप करोगे। ये हो गया। अब आता है एक लास्ट स्टेप, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, उन्होंने क्या किया था, जो लास्ट स्टेप था ना, इट वाज नॉट लॉजिकल। बिल्कुल देखी जाएगी ये। क्यों जाऊं सामने, वो मशीन गन लेके बैठा है, मेरे को मार रहा है यार। कैप्टन विक्रम बत्रा के पूरे स्प्रे लग गए। एंड लेट मी टेल यू, स्टोरी में इट्स फाइन कि कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ ऐसा हुआ, मेजर शैतान सिंह के साथ ऐसा हुआ। मैं बोल रहा हूँ, जब आपके सामने से गोली आती है ना, जब बस्ट फायर आ रहा होता है मशीन गन का, जब बस्ट फायर आ रहा होता है AK-47 का, आपको दिखता नहीं है कुछ सामने, जोन्ड आउट। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड टू से, पर रात में आप अंधेरे में हो, सडनली गोली चलनी शुरू होती है, आपको सामने फ्लैश दिख रहा होता है, वो साला आपकी तरफ टक 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 मार रहा है, आप क्या करते हो, यू गो विद द फ्लो, टेक राइफल, मारो साले को, मैं मरूंगा नहीं मरूंगा वो कल देखेंगे जी, आज क्या करना है। पहले तो आई हैव टू पिन हिम डाउन, कोई लॉजिक नहीं है। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तू पाप कर रहा है, वो पाप भगवान बताएंगे, मैं तेरे को ठोकूंगा, पहले तू वहां पहुंच तो सही, पाप पुण्य की तब बात होगी। सो समटाइम्स यू हैव टू गो विद द फ्लो। मैं एग्जाम में बैठा हूँ, आपने बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछा, मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं आता, 30% आता है, 20% आता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, नहीं आ रहा समझ में, क्या करूँ, मुझे आंसर नहीं आता, छोड़ दूँ, नहीं करूँगा ना यार, जितना मुझे आता है उसको बेस बनाऊंगा, एंड उसके ऊपर आई विल थिंक थ्रू इट, करेक्ट, और उसके ऊपर मैं बिल्ड करके अपना आंसर लिखूंगा। हो सकता है मुझे पूरे मार्क्स ना मिलें, कम मिलें जी, पर टीचर मेरा एफर्ट देखेगा, मेरा लॉजिक सेंस देखेगा उसमें, एंड विल गिव सम मार्क्स। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो स्ट्रेटजी के अंदर में रह के लॉजिक डिफाइन होता है, एंड एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे कुछ नहीं काम करता, आप भगवान का नाम लेते हो, उठा दो, चल साले देखते हैं। वेरी नाइस सर। सर मैं ना जॉर्डन पीटरसन को बहुत फॉलो करता हूँ, एंड उनका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें उन्होंने मैथ्यू प्रिंसिपल को डिफाइन करा था, जो कि बेसिकली इट टेल्स अस कि हाउ दिस इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड वर्क्स। तो उसकी एक स्टेटमेंट थी कि टू दोज हु हैव एवरीथिंग मोर विल बी गिवन, फ्रॉम दोज हु हैव नथिंग एवरीथिंग विल बी टेकन। एंड in some sense it means कि when you start to fail you fail more and more rapidly, and when you start to succeed you succeed more and more rapidly. मैं इस क्वेश्चन पे इसलिए आया क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर इनफैक्ट कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर अपना वेंचर खोल के बैठे हैं। इफ़ एनी पर्टिकुलर गाय, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, ही इज़ कॉन्स्टेंटली फेलिंग इन समथिंग। लेट्स से मैं पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं वेट पुट ऑन कर लूँ या फिर मैं अपनी हाइट इंक्रीज कर लूँ या फिर स्ट्रेंथ बिल्ड कर लूँ, तो हाउ कैन दैट पर्सन स्टार्ट विनिंग स्मॉल तरीके से? मैं आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ, व्हाई डू वांट टू विन स्मॉल? स्मॉल क्यों, बड़ा सोचो ना यार, सीधा सर है ना। बिल गेट्स जो हैं वो बिल गेट्स हैं आज, जी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। एंड जो उनका प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, वो अच्छा है, वो मुझसे बेटर जानते होंगे, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हाँ जी, पर आप पॉइंट सोचो कि वाई इज समबडी फेलिंग। मैंने एक काम किया, मैं फेल हो गया, मैंने दोबारा कोई दूसरी चीज़ की, मैं फिर से फेल हो गया, मैंने तीसरी चीज़ करी, मैं फिर से फेल हो गया। तो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग कि भगवान मेरे खिलाफ है, नेचर मेरे खिलाफ है, मेरे दोस्त खराब हैं, अरे पहले ये देखो आपने जो एक्शंस किए थे उसमें क्या खराब है। बिल्कुल सर, है ना। अगर मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, पेन में रिफिल चेक नहीं करी, गलती किसकी? मेरी मिस्टेक है। एग्जैक्टली। तो अगर आप कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो तो आप ये सोचो ना कि पहले आप गलत क्या कर रहे हो जी। लेकिन सक्सेस की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आदमी एक बार सक्सेसफुल होता है वो दोबारा सक्सेसफुल होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है। पता क्यों होता है? शेर का वो सुना है, शेर के मुंह से खून लगना। खून लगना। जब आप जीतते हो ना, आपको पता चलता है जीत कैसी होती है। आप दुश्मन से लड़के आ रहे हो, आपकी स्किन उतर गई, आपके सब चोट लग गई, किसी के गोली लग गई, खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है, दांत टूट गया, ठीक है, हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जब आप दुश्मन को मार के आते हो ना, तब आपको असली पता चलता है कि सेटिस्फेक्शन होता क्या है।
जब वो मरा हुआ टेररिस्ट आपके पैरों में पड़ा होता है ना, और आप ऊपर खड़े होकर लोग बोलते हो फोटो खींचो यार, वो सेटिस्फेक्शन होता है। आप 7 दिन से भूखे थे, आपको पानी नहीं मिला है, आपने घास पे हाथ लगा के और चाट के पानी की प्यास बुझाते हो, आप सब भूल जाते हो जब वो टेररिस्ट आपके पैरों में पड़ा होता है। इंडिया टीम गई, वर्ल्ड कप जीत के आई, आपने देखा था कैसे पागलों की तरह दौड़ रहे थे वो लोग। एक सौरभ गांगुली जी है, उनका देखा था, वो उन्होंने शर्ट वर्ट उतार दी थी, बड़े कंट्रोवर्सी हुई इंग्लैंड वाले मैच में, सीरीज। वो अच्छे कैप्टन क्यों बने? उनके अंदर वो दीवानी थी, दीवानगी यार। यू हैव टू गो मैड। अब हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप ऑपरेशन में गए, आपने रिस्क लिया, ये लिया वो, अरे लेंगे ना यार, अगर देश से प्यार नहीं है तो साला किससे प्यार करोगे? एंड आई ही इसलिए थे, आई इसीलिए, राइट, है ना, हमारा काम वो है। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो, यू गॉट टू गेट मेड अबाउट इट यार। पागल की तरह मोहब्बत करके देखो, लड़के देखो, साला कौन हरा सकता है तुम्हें? अपना कोर्स करेक्शन करो। आप फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, देखो क्या गलती हुई थी, अपना एक बार रिकैप करो। रिकैप बोलते हैं ना जैसे आप लोग वीडियो में, क्या आप रिकैप करो, देखो आपने क्या क्या एक्शंस किए थे एंड वेयर दे हैव लेड यू। आपको मिस्टेक पता चल जाएगी। अगर चाय बनाने में मैं चाय की पत्ती की जगह कॉफी डालूंगा तो चाय थोड़ी बनेगी यार। तो यू जस्ट करेक्ट इट, राइट, है ना। एंड नेचर फेवर्स दोज हु ट्राई एंड हु करेक्ट देमसेल्व्स, सो यू कीप गोइंग। अपना देखो, पीछे देखो क्या गलती हुई थी, कोई आगे अच्छा चल रहा है उसे देखो वो क्या सही कर रहा है एंड इम्प्रूव अपॉन इट। तो वो उनके प्रिंसिपल्स वो ठीक है, वो ठीक होंगे, उन्होंने रिसर्च करी होगी जी। मैं जो बता रहा हूँ जो मैंने देखा अपनी लाइफ। जी जी जी, मैं सर इसीलिए पूछना चाह रहा था, क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है हम कुछ लोगों को आइडल बना के उनकी बातों को एज इट इज़ अपने अंदर समा के रख लेते हैं एंड हमें लगता है कि ये रियलिटी है। बट मेरा पॉइंट बस ये था कि इस चीज़ को काउंटर किसी तरीके से करा जा सकता है क्या, जो कि आपने आंसर कर दिया डेफिनेटली। सर थोड़ा सा एक बार एनडीए के पास जाते हैं। आपने +2 करा, एक ना सर एक बहुत नॉर्मल नोशन देखा है मैंने लोगों के दिमाग में कि फ़ौजी का बेटा है फ़ौजी बनेगा, या फिर इसके लिए एसएसबी क्लियर करना इजी है। बट मैंने जितने एसएसबी देखे, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो बिल्कुल भी आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, बट दे वर स्टिल रिकमेंडेड, इवन फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, 10th अटैम्प्ट में भी, 13th अटैम्प्ट में भी। कुछ लोग जो ऑलरेडी ऑफिसर्स के बच्चे थे, या फिर वो ऑलरेडी आर्मी एयरफोर्स में उनके फादर कोई भी सर्व कर रहे थे, वो नहीं हो रहे थे। एसएसबी को पहली चीज़ क्रैक तो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, एसएसबी को अर्न करने के लिए व्हाट इज एन आइडियल पर्सनैलिटी? ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एसएसबी, ये आप कोट कर लेना, एसएसबी इज द ईजीएस्ट थिंग टू पास प्रोवाइडेड यू हैव इट इन यू, राइट। ओके, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट एसएसबी हूँ, मैं टोटल सिविल बैकग्राउंड से हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेड, यस, ठीक है। और मैं टोटल सिविल बैकग्राउंड से हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ सीनियर ऑफिसर्स के बच्चे जो रिकमेंड नहीं हुए, राइट, मेरे साथ थे बहुत सारे। तो ये अगर किसी को भी गलत नोशन है, बाय द वे, एसएसबी इज फेयर, करेक्ट, इट्स टोटली फेयर, डैम एग्री। कोई है ही नहीं। आप में कभी कोई गलती से कुछ हो गया हो कि गलत बच्चा पास या सही बच्चा फेल, जी, सो दैट्स अ सेपरेट इशू, ह्यूमन एरर हो जाती है। बट अदर देन दैट, जो प्रोसेस है इट्स टोटली फेयर। अगर आप में दम है आप पास करोगे। नाउ पॉइंट आता है कि क्या चाहिए, क्या तैयारी चाहिए। सबसे पहली तैयारी ये यार, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप 6 फुट के नहीं हो तो मत बोलो ना मैं 6 फुट का हूं। आप क्या हो आप जानते हो, आप क्या कर सकते हो आप जानते हो। एंड ये जो सिस्टम है आप समझो कि एसएसबी किसको ला रही है। एसएसबी का पास फेल जो हो रहा है, वो पास उसको कर रहा है, वो क्या करवाएंगे उससे। उसमें से कोई जाएगा स्पेशल फोर्सेस में, कोई जाएगा, हो सकता है जैसे एनडीए में तो नेवी एंड एयरफोर्स वाले भी हमारे साथ होते हैं। सो सबके लिए सेम एसएसबी है। सो यू हैव टू हैव दैट बेसिक, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। right. उसके बाद एनडीए में एंड अपनी इंडिविजुअल एकेडमीज में इट विल बी डिसाइडेड कि आप कहाँ जाते हो क्या करोगे, पर पहले बेस पे तो आओ जी। तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना है। सब कुछ बेसिक चाहिए, बेसिक एजुकेशन, बेसिक पढ़ाई। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो या सिर्फ आप एग्जाम पास कर रहे हो। आपकी लॉजिकल थिंकिंग है नहीं है, आप रीजनिंग कर सकते हो कि नहीं,
आपको कोई चैलेंज आपके सामने डाला जाता है, आप कैसे सोचते हो, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, बराबर वालों के साथ, क्या वहां पे आप अपनी लीडरशिप एग्जिबिट कर पाते हो? इस टाइप की चीजें चेक होनी है जी। आपको। कोई टॉपिक दिया, आप उस पर बोल रहे हो, तो वो बेसिकली आपकी नॉलेज नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस। तो अपने आप आता है। अच्छा। बात आती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने आपके सामने कुछ फेंका, आप उसको किस एंगल से देखते हो, जी। आपका पर्सपेक्टिव क्या है। क्या ऐसा आदमी सच में, मेरे जो इंडियन आर्मी के हमारे जवान, दे आर ग्रेटेस्ट, उनके सामने आप उनके बॉस बन के जा रहे हो, क्या आप इस लायक हो? कहीं आपकी लॉजिक इतनी फ्लॉड तो नहीं है कि आप मरवा दो लोगों को? क्योंकि आप क्या करोगे, यू विल बी कमांडर, यू विल बी ए लीडर, यू विल बी कमांडर ऑफ मैन। कमांडर ऑफ मैन ऐसी गलती नहीं करे ना कि अपने बंदे छोड़ दे। जी। मैंने इतने साल नौकरी करी, मेरे चोट लगी, मैंने सीआई ऑपरेशंस करे, मेरा एक जवान के एक, हर जवान जो मेरे साथ ऑपरेशन में गया, वो हर जवान बिल्कुल एज इट इज जिंदा है आज, सही सलामत। एंड मुझे इस चीज का फक्र है। मुझे सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो सब सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोगों को मैं अपने साथ लेके गया, उन सबको हमेशा वापस लेके आया। नो कैजुअलिटीज। नो कैजुअलिटीज, फेटल, नो फेटल कैजुअलिटीज। राइट। सर एनडीए में सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फिजिकल फिटनेस एट प्राइम, साथ के साथ तोड़ते भी हैं, रगड़ा भी पड़ रहा है, पिटाई भी हो रही है, पढ़ाई भी, क्लासरूम भी अटेंड करनी पड़ रही है, प्लस स्पोर्ट्स गेम्स भी देखना है। पूरे एनडीए के टेन्योर में सर आपके लिए सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या था कि यार ये कैसे करूं अब? क्योंकि सर बच्चे ही होते हैं, मतलब उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो, ऑल्दो व्हाट दे आर लुकिंग अप टू, दैट्स अ वेरी सीनियर पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंट्री के लिए भी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी, बट फिर भी एक वो उस एज ग्रुप के बच्चे के लिए, मतलब उसको हम बच्चा ही बोलेंगे। तो वो ऐसा मोमेंट कौन सा था आपके माइंड में जब आप उस पूरी जर्नी में थे कि यार ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे निकलूँ बाहर? देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, एनडीए में मेरे लिए सबसे टफ काम ये था वहाँ से पास आउट होके आना। एंड वेल, एनडीए, आई डोंट नो, इट्स लाइफ चेंजिंग। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ग्रेजुएशन में। कैन यू बिलीव इट? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है, आप सिविक्स पढ़ रहे हो। सो उस टाइप की पढ़ाई है एनडीए में। तो आप ग्रेजुएशन तो अपने मेन सब्जेक्ट्स में कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। वेपन ट्रेनिंग हो रही है, ड्रिल कर रहे हो, पीटी कर रहे हो। एंड एज अ सिविलियन बैकग्राउंड गाय, मैं पहले दिन गया, मतलब एनडीए या तो मुझे पहले दिन सुंदर लगा था, या जब मैं पास आउट होने वाला था तो लास्ट के 2-4 दिन, तब मुझे बहुत सुंदर लगा। इसके बीच में कभी एनडीए की सुंदरता ही नहीं देखी। सो एनडीए बेसिकली हो क्या रहा है कि आप सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। एनडीए एडवांटेज है कंपेयर टू जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आते हैं या जो डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स आते हैं, उनके कंपैरिजन में एनडीए वाले को ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें वो सारी चीज़ें सीखने के लिए एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम मिलता है। बिल्कुल। हम 3 साल तक स्विमिंग कर रहे हैं, हम 3 साल तक साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सारी चीज़ें टेक्टिक समझ रहे हैं। एंड उसके बाद फाइनल 1 ईयर में तो हमारी सर्विस प्रॉपर क्लासेस होती हैं, तो हम एक्चुअली सीख रहे हैं कि मिलिट्री टैक्टिक्स कैसे काम करती है। हम ज्योग्राफी पढ़ी हमने कि हमें पता चले मैप रीडिंग सही से करनी कैसे है, हमें पहाड़ पे कहाँ से जाना है, दुश्मन कहाँ बैठेगा, वो सारी चीज़ें हमें वो इनग्रेंड हो गई। सो और अभी आप ऑलरेडी छोटे बच्चे ही हो, आप 17 साल में 16 साल में आप जाके एनडीए पहुँच गए, ठीक है, वहाँ आप पहुँचे हो, आप अभी एडल्ट भी नहीं हुए और आप पहले दिन से उस माहौल में आ गए हो। एंड वो प्रॉपर माहौल कि आप देख रहे हो, ओके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, आप रोज सुन रहे हो, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो खुद कॉम्बैट करके आए हैं उनके साथ आप डेली बैठे हो। तो 3 साल तक वो आपको एडवांटेज मिल रहा है एंड इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। तो आप जब डिसाइड करते हो तो आप कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है कि अच्छा कोई मरेगा क्या इसमें, बोले नहीं तो ठीक है ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। सो यू बेसिकली, ये मजाक में कहा लेकिन इसका मतलब क्या है, यू प्रायोरिटाइज थिंग्स। सो आप पहले दिन से ना आपको प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो आप चीज़, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, तो मैथ्स को प्रायोरिटी लो यार। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये टफ सब्जेक्ट है इसको पीछे छोड़ दो, वो नहीं यार पीछे नहीं छोड़ना, पहले उसको टैकल करो। अगर मैथ्स को टैकल कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी हो जाएंगे, आपको कर लोगे उनको। करेक्ट। सो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना ये आप एनडीए में सीखते हो। यू गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आपको थोड़े दिन के बाद एहसास होता है कि आप कहाँ बैठे हो, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हो।
जिसकी कोई टक्कर दुनिया में है ही नहीं। आप जाते हो, आपको पता चलता है क्या क्या लेजेंड्स यहाँ से पास आउट होके आए हैं। अभी प्रेजेंट जो एयर चीफ और नेवल चीफ हैं वो दोनों एक्स इंडियन हैं। जो अभी CDS है जनरल चौहान, वो एक्स इंडियन है, मेरे स्क्वाड्रन टाइप है। सो मतलब ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर्स पैदा करें वहाँ से, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एंड यू ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक देम। जी सर, कभी ऐसा लगा कि यार भाग जाऊं यहाँ से? क्योंकि NDA से रन अवे स्टोरीज मतलब मैंने सुनी नहीं ज़्यादा, बट जैसे वो मूवी थी अपनी लक्ष्य, उसमें ऋतिक रोशन भाग जाता है। प्लस जब मैं SSB के टाइम पे था तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने SSB दिया, आर्म्ड फोर्सेस में चले गए, उनमें से एक लड़का आ गया था भाग के। ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ कि यार चले जाऊँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? वेल ये मूवी का तो पता नहीं हाँ। कि लक्ष्य में उन्होंने ऋतिक ने क्या किया जी। पर NDA में रोज ही लगता था कि आज भाग जाऊं, कल भाग जाऊं। कई बार सोचा, कई बार मन में आया NDA इज टफ, लेकिन भाग के गए, गेट तक गए, फिर लौट आए। कभी गेट के बाहर भी चले गए क्योंकि अब मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता जी। एक बार नहीं बहुत बार बाहर भी गए, भाग के गेट से निकल गए, घूम घाम के आए, आइसक्रीम खाई, पिज़्ज़ा खाया और फिर लौट के आ गए सुबह। सो वेल इट इज़ टफ, ऐसे होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। एंड बट मोस्टली मुझे लगता है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जी। वो बहुत रोबस्ट है। सो जो मैक्सिमम लोग हैं वो कभी नहीं भागते वो वहाँ पे, क्योंकि वो एटीट्यूड क्या है ना, फाइटर हैं यार, वॉरियर हैं, हम तो लड़ने आए हैं, तो लड़ेंगे जी। कुछ भी टफ है, लड़ेंगे यार। हमने गलत किया, हम बोले हाँ ठीक है पकड़े गए, हमने गलत किया, दे दो पनिशमेंट। मैं तो NDA में पनिशमेंट ही दौड़ता रहा, बहुत दौड़े, एंड मेरे जूते घिस गए दौड़ते दौड़ते NDA में। बट जो आपके अंदर चेंज आया, मैं लड़ूंगा ना यार, क्या है, आई विल फाइट इट आउट, इफ आई कैन फाइट इट आई विल फाइट इट आउट। राइट। सो वो एटीट्यूड बिल्डिंग हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, वो शामिल हो रहा है। करेक्ट। तो अभी उससे क्या होता है ना कि आप किसी भी जगह पे हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, तो आपको पता है कि हाँ यार मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। एंड आई गेस सर, जो कैंडिडेट्स इस माइंडसेट को इनकलकेट करके रखते हैं, वो अर्न करते हैं, तभी वो SSB उनको अलाउ करता है आगे जाओ। अदरवाइज बाकी सारे पीछे उनको रिजेक्ट करके, क्योंकि आई गेस मे बी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि मे बी सेल्फ मोटिवेटेड ना रहना, बैकअप और बैक ऑफ कर लेना चीज़ों से, या फिर भाग जाना। तो वो अर्निंग लेवल पे नहीं आए हो तब तक SSB अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप NDA में या IMA में चले जाओ। देखो आप SSB जा रहे हो अफसर बनने के लिए, अफसर को मोटिवेशन चाहिए, क्या मोटिवेशन चाहिए? अगर आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो तो क्या बात के अफसर हो यार। करेक्ट। जब मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, 8-8 घंटे की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पूरा बैटल लोड लिया हुआ है, मेरे साथ मेरे पीछे मेरे जवान चल रहे हैं, मैं वहां जाके बोलूँ हाय मैं थक गया, मेरे जवान बोलेंगे क्या अफसर है, राइट? करेक्ट। अगर उस लेवल का अफसर नहीं हूँ, मैं अगर इतना टफ नहीं हूँ खुद, मुझे कौन आके मोटिवेट करेगा यार? मेरा काम है मेरे जवानों को मोटिवेट करना। तो अगर आपके अंदर वो बेसिक्स नहीं है तो यू आर नॉट फिट फॉर इट। इट्स फौज इज नॉट फॉर एवरीबडी। आलू का पराठा नहीं है कि साला कोई भी खा लेगा, ठीक है? जिसमें दम है वो आएगा। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो दम होना चाहिए। अब वो दम कैसे आएगा? जब आप उस पर वर्कआउट करोगे, कॉन्शियसली करो, सब कॉन्शियसली करो, ठीक है, नोइंगली अननोइंगली जैसे भी कर रहे हो आप, आपको करना पड़ेगा जी, आपको करना पड़ेगा। अगर वहां पहुंचना है तो उस काबिल बनना पड़ेगा कि आपका जवान आपको रिस्पेक्ट करे। जब वो रिस्पेक्ट करेगा तभी आपका ऑर्डर फॉलो करेगा। राइट। सर थोड़ा सा गोल सेटिंग या फिर चेजिंग योर ड्रीम्स के ऊपर मेरा एक चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यू हैव टू बी क्रेजी इनफ टू बिलीव दैट यू कैन डू इट। ये चीज़ आपको लगता है कि हर समय क्रेजी होना ही ज़रूरी है आपको? बिकॉज लेट्स से मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। मेरे फाइनेंशियल चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो रखी हैं, जॉबलेस हूँ अभी, जो भी चीज़ें हैं, राइट। फिर उसके बाद आप समझिए कि अब मेरे गोल्स हैं एंडेवर ख़रीदना, मस्टैंग ख़रीदना, या फिर मेरा कोई गोल है मेरे को अब्रॉड ट्रैवल करना है, या फिर माउंटेनियरिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग के कोर्सेज करने हैं, स्काई डाइविंग करनी है। अब बेस्ड ऑन माई करंट सिचुएशन मेरे लिए अभी वो इम्पॉसिबल है उसको अचीव करना। बट अगर मैं उसको स्टिल अचीव करने के बारे में सोच रहा हूँ कि येस आई विल डू इट, तो या तो मैं पागल हूँ या फिर मैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, राइट।
आपका क्या सही है इस चीज़ के ऊपर कि इफ़ देयर समथिंग दैट यू हैव टू डू जो कि अभी आपकी रेंज से बाय फार बहुत दूर है, क्रेजी होना पड़ता है? ओके देखो, अ सर्टेन लेवल ऑफ क्रेजीनेस तो ठीक जी। है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी, लॉजिक, एंड उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आया था, गो विद द फ्लो। दैट्स बीइंग क्रेजी। आप पहले स्ट्रेटेजिकली ये डिफाइन करो कि आपका गोल है क्या, पहली चीज। जी। दूसरी चीज ये करो कि क्या वो सच में अचीवेबल है, कोई और अचीव कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। पहली चीज तो ये समझ लो। अब आ जाओ सेकंड टॉपिक पे। सेकंड पॉइंट क्या आता है, मुझे यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। बी पॉइंट हमारा गोल है, ए पॉइंट जहां हम खड़े हैं उसको जाने का रास्ता होगा कुछ, रास्ता ढूंढो, रास्ते पे माइलस्टोन्स बनाओ, ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस। सर लोग तो माउंटेन देख के डर जाते हैं, इतना ऊपर है, मेरा विजन इतना ऊपर है, मेरा गोल इतना ऊपर है, मैं कैसे जाऊंगा? अभी तो मेरे हालात ख़राब हैं, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे को बॉस गाली दे रहा है, मेरी बंदी छोड़ गई, मेरे दोस्त मेरे को लात मार गए। ये बेसिक एक्सक्यूजेज हैं जो मैंने एक टाइम पे मैंने भी खुद को दिए हैं, सारे तो नहीं बट कुछ कुछ दिए हैं डेफिनेटली। और मैं अभी भी देखता हूँ कि ये कांस्टेंट एक्सक्यूजेज पिछले 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। जो एक 17 से 24 वाला जो एज बैंड आता है ना, उन लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ जी। मैं एनडीए में था फर्स्ट टर्म में, पहली बार गए, मेरे को स्विमिंग वगैरह कुछ आती नहीं थी। तो एनडीए में 10 मीटर से डाइव करते हैं या जंप करते हैं पूल के अंदर। 10 मीटर्स सुनने में छोटा लगता है, बहुत हो जाता जब आप ऊपर खड़े होते हो। मैं वॉलीबॉल खेलता था, वॉलीबॉल का नेट 2.5 मीटर का होता है, 2.43 मीटर का, और वो मेरी हाइट 6 फुट है, मैं इतना ऊपर रखता हूँ तब भी मेरा नेट हाथ इतना नीचे रहता है नेट से, तो उसका 5 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये समझो, जब एनडीए में ऐसे खड़े होते हो और आप लेफ्ट राइट देखते हो, तो आप एक तरफ देखते हो तो सुडान ब्लॉक का टॉप दिखता है, ठीक है, और दूसरी तरफ देखते हो तो आपको लॉन्ग रेंज का हिल दिखता है, तो आपको लगता है आप उस पहाड़ पे खड़े हो। सो कमिंग बैक टू पॉइंट, जी। हमारे सीनियर्स ने बोला फर्स्ट टर्मर्स को, बोलते हैं कि कौन फर्स्ट टर्मर जंप करेगा 10 मीटर से। जोश टाइप हमने हाथ खड़ा कर दिया। लोगों ने शायद सोचा होगा कि मेरे को स्विमिंग आती है। मैं ऊपर गया, मैंने जंप मारी, डर लगा पर मैं कूद गया। मैं कूद तो गया पर उसके बाद मैं बहुत देर तक ऊपर नहीं आया, तो मेरे सीनियर्स को लगा ये डूब गया, तो एवरीबडी जंप्ड इन, पर समाऊ वो पानी अपने आपको ऊपर फेंकता है और मैं साइड पे आ गया। सो एक बार कूद के तो देखो यार, नेचर आपको अपने आप ऊपर लेके आएगा। आप बस यार 10 मीटर से खड़े होकर डर गए, हाँ यार मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगा। सो फिर काम नहीं होगा। पहली बात मैंने आपको क्या बोला, गोल जब आप सेट करो, एक ये चीज़ देख लो वो अचीवेबल है कि नहीं है जी। अगर कोई दूसरा इस दुनिया में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, हु कैन स्टॉप मी। अपने अंदर इतना दम तो लाओ। मैं देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हम जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है यार, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश से इतनी मोहब्बत है, हम मारेंगे सालों को जब भी आएंगे वो। सेम वे आपका कोई भी गोल है, उसे मोहब्बत तो करके देखो अपने गोल से। कोई भी ये बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ हैं, प्लेयर्स हैं, सबके साथ सेम स्टोरी है। आप जो अचीव करना चाहते हो उससे मोहब्बत करना सीखो। जब आप उससे मोहब्बत करोगे ना, फिर ना खाना आएगा बीच में, ना पानी आएगा, ना मम्मी आएगी, ना दोस्त आएगा, ना गर्लफ्रेंड आएगी, ना बीवी आएगी, कोई नहीं आएगा बीच में। पहले करके देखो। आपका डिटर्मिनेशन का लेवल वो होना चाहिए, वो को मूवीज में डायलॉग है ना कि भगवान खुद आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए यार, पर पहले आप इस काबिल बनो तो सही। राइट। और वो कैसे बनोगे, आपका वो डेडिकेशन होना चाहिए। बोले यार मेरे को करना है तो करना है, एंड ऑफ द स्टोरी। कैसे भी करूंगा, रात भर पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, जो करना है मैं करूंगा। दौड़ना है, भागना है, कुछ भी करना है करूंगा मैं। नोबडी कैन स्टॉप मी। मैंने पॉडकास्ट एक शिवेंद्र सर के साथ करा था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वीर भोग्य वसुंधरा। सो हम तो फौज में उसी पे बिलीव करते हैं जी। सी मेरे एरिया में कोई टेररिस्ट आके बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, मेरी ज़मीन है। बहादुर कौन है, वो है कि मैं हूँ, तो वो यहाँ नहीं बैठेगा। मैं जाऊँगा, मैं अपनी प्लान करूँगा, मैं अपना ऑपरेशन लॉन्च करूँगा, मैं जाके ठोक के आऊँगा साले को। बिकॉज भूमि किसके पास रहेगी, जो वीर होगा। अगर आज हम वीर नहीं है, अगर हम हिंदुस्तानी वीर नहीं है, तो पाकिस्तान तो रोज बैठा हुआ है, तैयार बैठा है। चाइना तैयार बैठा हुआ है, वो दोनों साले घुसने के लिए रोज रेडी बैठे। राइट। सो यू हैव टू बी ब्रेव इनफ कि आप जाओ, ठीक है करेंगे यार, काम करना है तो करना है, एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर। सर एक क्वेश्चन है जो मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ उस चीज़ में।
एंड मैं कहीं ना कहीं डाइसी हूँ अभी अपने आप को किसी एक बकेट में पुट अप करने में. डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज बेस्ट या फिर डेंजरस? मतलब अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, आपको अगर अच्छा इंसान बनना है, आपको सक्सेस की लेवल अच्छी देखनी है, आपको डेंजरस होना ज़रूरी है या बेस्ट होना ज़रूरी है? ओके देखो, ट्राई तो हर किसी को करना चाहिए बेस्ट बनने का, ऐसा मैं सोचता हूँ. पर अगर आप बेस्ट हो भी तो आप कितने दिन के लिए बेस्ट हो? राइट. कल कोई और आपसे बेटर करेगा. सो आपको कंटिन्यूअसली वो करना है. नाउ अगर ये पता है सबको कि आप बेस्ट हो या बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और आप पूरे डेडिकेशन से लगे हुए हो, तो दैट मेक्स यू डेंजरस. तो आपका जो भी अपोनेंट है ना, उसको पता होता है कि यार ये छोड़ेगा नहीं. यू नो, टू कीप अप विद यू दैट पर्सन ऑल्सो हैज टू कंटिन्यूअसली कीप ट्राइंग. करेक्ट. सो उस वे में डेंजरस होना अच्छा है. एक दूसरी वे में भी डेंजरस होते हैं. जैसे हमारे एरिया में जहाँ पे मैं टाउन कमांडर था राष्ट्रीय राइफल्स में, टेररिस्ट आते थे. एक बार ऐसे ही कुछ ऑपरेशन हुआ, हमने कुछ टेररिस्ट मारे. उसके बाद हमारे सेक्टर कमांडर हमारे साथ बैठे हुए थे, हम शाम को हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं. तो सर मेरे को बुलाया, मेरे कमांडर ने, और मेरे ऐसे शोल्डर पे हाथ मारा. बोले यार चाओ, ये इतनी बार आते हैं, तुम हर बार इनको मारते हो, फिर भी साले तुम्हारे एरिया में क्यों आते हैं? मैं कहा सर वो अपना लेवल चेक करने आते हैं कि सालों की ट्रेनिंग सही हुई है कि नहीं. तो बोलते फिर क्या चेक होता है? मैं कहा सर उनको पता चलता है कि हम उनसे ज़्यादा डेंजरस हैं. राइट. सो इन दैट पर्सपेक्टिव कि आपका डिटर्मिनेशन है, आप कंटिन्यूस अपने एंडेवर्स में लगे हुए हो, आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. बेस्ट तो आप एक सेकंड के लिए रहोगे. करेक्ट. है ना, कोई एथलीट्स होते हैं ना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर कोई दूसरा आके तोड़ेगा. पीक टाइम एक सर्टेन लेवल के लिए ही होता है बेस्ट का, बट डेंजरस आप लाइफ लॉन्ग रह सकते लाइफ लॉन्ग हैं. रहोगे. जैसे गैंगस्टर होते हैं सर, 50 साल पे भी डेंजरस ही होते हैं एक तरीके से. उनको मैं जानता नहीं हूँ. मैं तो अपने आप को जानता हूँ. जी बिल्कुल. सर जब आप वैली में थे, आपने कश्मीर में ऑपरेट करा, डेफिनेटली फॉरेस्ट में तो आप रहे ही होगे. कोई वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर, कुछ ऐसा जहाँ पे को लगा कि यार यहाँ से कैसे निकलूँ, कौन आ गया, ये क्यों आ गया? राइट. देखो, जंगल होगा तो जंगल में जानवर होंगे जी. एंड वहाँ पे जानवर कई प्रकार के हैं. एक तो वो जानवर जिनको सब लोग जानवर कहते हैं, एक वो जानवर जो पाकिस्तान से आते हैं जी. और एक हमारे जैसे जानवर. तो 3 तरह के जानवर वहाँ अक्सर पाए जाते हैं. एंड इनमें अगर सबसे अच्छे कोई हैं तो वो एक्चुअली जंगली जानवर हैं. अच्छा. क्योंकि जो मेरा उनके साथ इनकाउंटर्स हुआ तो सबसे जो शरीफ लोग थे वो वही जंगली जानवर थे. चाहे वो कुछ लेपर्ड्स देखे और चाहे एक भालू भाई साहब थे. तो बेसिकली मैं बताता हूँ, आई थिंक सितंबर की बात है एंड हमारे वहाँ पे मक्का की खेती काफ़ी होती थी. जी. तो मक्का लगी होती है, तो जो भालू होते हैं ब्राउन, अपना काला वाला बेयर, तो वो नीचे आ जाते हैं मक्का खाने. और वो ऐसा टाइम होता है कि सर्दी आने से पहले का टाइम है. तो जो ये मिलिटेंट टेररिस्ट होते हैं ना, इनका एक्टिविटी बहुत होती है. सामान वामान खरीदना है, स्टॉकअप करेंगे, तो उनका मूवमेंट रहता है. तो हमें जैसे पता चला, मैं टाउन कमांडर था, जो आएगा लेने सब सामान टाउन में ही आना है उसने. एंड फिर पहाड़ों में चढ़ेंगे. तो हम एम्बुश लगाते थे. तो एक बार कोई मेरा एक था, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी मेरे को, एंड फ्रेंड कह लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए. तो उसको फ्रेंड को लेके उसने मुझे जगह बताई. मैंने कहा चलो एम्बुश लगाते हैं, और हम वहाँ पहुँच गए. तो मक्की के खेत में हमने एम्बुश लगाया हुआ था जिससे हमारा डिटेक्शन नहीं हो. एंड जो एरिया था, मतलब कि जहाँ से वो टेररिस्ट आ सकते हैं, वो हम देख रहे थे. हम बैठे हुए हैं बड़ी बेस में, हम सब बैठे हुए थे. तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं भी अपना वेपन लेके पोजीशन में अपने बैठे हुआ हूँ, और मेरा फ्रेंड मेरे साथ बगल में है. नाउ वो मेरे राइट साइड में था. एंड थोड़ी देर के बाद जब हो जाता है तो आप थोड़े से रिलैक्स हो गए, आप पोजीशन ले चुके हो, तो मुझे लगा मेरे लेफ्ट साइड में कुछ है. तो कुछ आया एकदम से, आपको फील होता है जी, पेरिफेरल विजन से. एग्जैक्टली. एंड दूसरा क्या होता है ना, आप जब इस टाइप के ऑपरेशंस करते हो, आपके सेंसेस बड़े स्ट्रांग हो रखे होते हैं उस टाइम पे. तो मुझे लगा इधर लेफ्ट साइड में कोई है. एंड मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मेरे लेफ्ट साइड में ना वो बंदा बैठा हुआ है. लेकिन जब मेरे राइट पे थोड़ा सा मूवमेंट किया मैंने, तो देखा ये तो राइट में बैठा है, तो लेफ्ट में कौन है? तो मैं धीरे से मैंने लेफ्ट में ऐसे देखा. मैंने देखा मेरे पास में एक बगल में एक बड़ा वाला बियर
वो आराम से बैठा हुआ है। कितना बड़ा? ही मस्ट हैव बीन 7-8 फुट। ओह, वो ह्यूज था। मेरे को तो उस टाइम वो पहाड़ दिख रहा था यार अंधेरे में। मतलब एम्बिएंट लाइट है, आप यू कैन मेक आउट वो सिलेट वगैरह से आपको पता चलता है। ही वाज लाइक अ माउंटेन टू मी। जी जी जी। तो मुझे तो ऐसा डर लगने लगा कि यार अभी क्या करूं, मतलब पहले सामने दुश्मन को देखूं या इसको देखूं। बट एज लक वुड हैव इट, वो थोड़ी देर हमारे पास बैठा, उसने 1-2 मक्का वक्का खाई, छिलके खाली मक्का हमारे पास छोड़ी उसने, और फिर वो चला गया। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, ये हमसे ज़्यादा शरीफ है। कभी अटैक नहीं करा सर किसी भी वाइल्ड एनिमल ने? नहीं, कभी अटैक नहीं किया। अच्छा। हमने अटैक किया बेचारों पे, तो पर इन्होंने कभी मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं किया। इनफैक्ट एक बार वो लेपर्ड टाइप का नहीं होता कैट, वो पैटर्न वाली कैट, तो वैली में वो भी हैं काफ़ी, माउंटेन लायंस होते हैं उस टाइप का। वो आई डोंट नो उसका टेक्निकल नाम क्या होता है। कैट जैसे ही दिखते हैं बट थोड़े चीता बड़े जैसा, होते हैं। लेपर्ड जी, जैसा वो बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो एक बार हम एक ऐसे माउंटेन पे हम चढ़ के जा रहे थे, तो बीच में एक छोटा रास्ता था पगडंडी टाइप की, तो हमने पगडंडी नहीं ली थी, वहाँ पे टेररिस्ट थे, तो हम चल के जा रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है, बीच बीच में जब आप पार्टी कमांडर होते हो तो आप ना देखते रहते हो मेरे आगे वाले बंदे ठीक, मेरे स्काउट्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं, मेरे बाकी पूरी टीम ठीक से चल रही है कि नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ऐसे ही पहुंचा, तो एक वो छोटी पगडंडी टाइप की आगे चलने की, तो वो उस पर क्या है, घास वास नहीं होती ना, आप चल के जा रहे होते हो। हाँ जी, वो घास खत्म हो जाती है सारी। तो मैं ऐसे चल के गया एंड मैंने वेपन अपना सब साथ में लिया हुआ है, एंड मैंने लेफ्ट साइड से घूम के अपनी टीम को देखा पीछे, एंड फिर मैं सीधा हुआ, तो एक नज़र ऐसे राइट मारी, तो जैसे मैंने राइट नज़र मारी तो ये वो जो भी चीता की प्रजाति था वो सामने खड़ा हुआ था, एंड ही शुड हैव बीन आई थिंक 3 फुट के आसपास हाइट होगी उसकी, 4 पैर पे। लुकिंग एट यू या फिर? ओ, यू लुकिंग एट मी। अच्छा। वो वहाँ पे रुका हुआ वेट कर रहा है, एंड मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, तो रात में ना वो आंखें चमकती हैं बहुत तेज, एंड आपको दिख रहा होता है यार, इतना ज़्यादा पिच डार्क नहीं था, तो वो मुंह खोल रहा है तो दिख रहा है। तो पहला थॉट आया कि वो आपको आता है ना फाइट और फ्लाइट जी, तो वो थॉट आता है आपको कि अभी क्या करना है, एंड तो सबसे पहले अब फौजी हैं यार, वेपन है हाथ में, तो सीधा पहले तो वेपन ही पॉइंट होता है। बट फिर मैंने देखा थोड़ी देर, उसने देखा, शायद उसने मुझे देख के स्माइल किया होगा कि मुझे तेरी राइफल से डर नहीं लगता, एंड उसके बाद उसने देखा थोड़ी देर और वो मुस्कुरा के चला गया। बट मेरे 2 दिन तक दिल की धड़कनें बढ़ी रही। सो बट ऐसा हो जाता है, एंड इट वाज नॉट फार, होगा मुश्किल से कुछ मीटर दूर जी। मैं कई बार मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा कि वो इतनी तो जंप मार सकता है वो, पर मैंने कहा ना जंगली जानवर सबसे शरीफ होते हैं, तो वो बेचारा हमें छोड़ के चला गया, एंड वी कंटिन्यूड ऑन आवर ऑपरेशन। राइट। सर आपने ना मतलब अभी इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोले थे कि ठोक के आते हैं साले को। मुझे एक बार जरा, मुझे क्या मतलब सबको ही सभी जानना चाहेंगे कि ऑन एन लाइक एक क्यूमुलेटिव नंबर क्या होगा, कितने लोग ठोके हैं आपने? देखो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जी। अच्छा सर, फर्स्ट किल याद है आपको? आई थिंक पॉडकास्ट पे किल वगैरह नहीं बतानी चाहिए। अच्छा बट नहीं, बट वैसे वो मेमोरी याद है पूरी आपको? सब कुछ याद है, पूरी मेमोरी। ऑपरेशन एक एक याद है यार, हर समय जब जब कांटेक्ट हुआ, ठीक है, जब कांटेक्ट का मतलब होता है जब टेररिस्ट ने हमारे ऊपर और हमने उसके ऊपर फायर किया, तो जब जब कांटेक्ट हुआ आप कभी भूल नहीं सकते यार। आप डेट्स भूल जाओगे, आप ये भूल जाओगे कि टीम में कितने लोग थे, क्या थे जी, बट आप नहीं भूल सकते, वो फीलिंग आप भूल ही नहीं सकते। फर्स्ट टाइम जब मैं फेस टू फेस हुआ टेररिस्ट के साथ, मेरी थोड़ी सी नौकरी थी, कुछ महीने, एंड उसने फायर करा, मैंने फायर करा, बिल्कुल क्लोज रेंज पे, सेम एक बड़े हॉल के अंदर। मैं खिड़की से कूद के अंदर जाता हूँ, वो मेरे पे फायर करता है, दूसरी खिड़की से कूद के भागता है, सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लोर, सेम हॉल के अंदर। ओह शिट। I am getting in from one window and this guy is standing on another window. वो मेरे ऊपर फायर करता है, मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, बट ना वो मरा ना मैं मरा। एंड उसके बाद वो जंप मारता है, दौड़ के जाता है, पीछे दूसरी टीम उसको फायर डालती है, मैं भी ऊपर से फायर करता हूँ, एंड देन ही गेट्स किल्ड, ही शॉट। सो यू नेवर फॉरगेट इट, आप भूलते ही नहीं हो, एंड भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि गलतियाँ हुई जी। अगर मैं आज उसको रिप्ले नहीं करूंगा तो मैं शायद दोबारा गलती करूं, और एक बार भगवान ने बचा दिया, दोबारा थोड़ी बचाएगा। सो ये होता, आप ऑपरेशंस कभी नहीं भूलते। एंड है, सी पीपल शुड अंडरस्टैंड, पिछले 30 साल 28 साल 30 साल कितने साल हो गए,
इतने सालों से J&K के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं यार. इट्स अ वॉर गोइंग ऑन. टेररिस्ट आता है, पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट आ रहा है, वो पिच्ड बैटल दे रहा है आपको. आप अपनी टीम के साथ जा रहे हो, वो साला बैठ के वहाँ पे आपके मशीन गन UMG फायर कर रहा है यार. पीका मशीन गन से फायर मार रहा है आपको, इतनी बड़ी बड़ी गोली आती हैं. इट्स अ वॉर. एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड रिकॉग्नाइज इट. हम उसको बोलना शुरू करें इस तरीके से. हमने और हमारे साथ वालों ने जो किया वो तो किया, हमसे जो पहले थे उन्होंने हमारे J&K में जो काम किया है, हेड्स ऑफ टू देम. आज हमारे पास बहुत एडवांसमेंट आ गया है. पर जब शुरू में फौज वहाँ गई, आज तो टेररिस्ट भी बहुत कम है. उस टाइम हज़ारों टेररिस्ट होते थे. एक गांव के अंदर 50 टेररिस्ट होते थे. और वो जाके लड़ के आए यार. वो देव बीन सो ब्रेव. उन्होंने मतलब दे हैव सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग. उन्होंने किया, तब आज चीज़ें हैं. तो इट्स दैट ऑन गोइंग वॉर. ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज, अपने तरीके होते हैं जिस तरीके से वो करते हैं. बट इट्स लाइक वेन एवर आई थिंक ऑफ दिस आई गेट इमोशनल. मैं जम्मू एंड कश्मीर में, मैं वहाँ के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ. वो हमारे लोग हैं. एंड जो टेररिस्ट आ रहा है, मेरे को अंदर से ये फील आता है, यार तू मेरी ज़मीन में क्यों गंदगी मचा रहा है. हमारे देश का हिस्सा है, हमारे नागरिक रहते हैं वहाँ पे, हमारे लोग हैं जी. सो आई गेट वेरी इमोशनल. आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइफ. मैं पूरे हाथ खून में लेके आया हूँ. मैं ऑपरेशन से मेरे हाथों में खून लगा हुआ है. मैं लोगों को लेके आ रहा हूँ. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर भेजो. एंड वेदर परमिट नहीं कर रहा, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता. लोगों को मरते हुए देखा यार. तो आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट. सामने आपका दोस्त जिसके साथ आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो मरता है ना, बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है. सर पहली चीज़ तो ये है कि आई नो वट एवर यू हैव वेंट थ्रू, लाइक यू गाइस, जहाँ पे कश्मीर में आपने ऑपरेट करा है. एंड आई डोंट थिंक सो कि इस फीलिंग को कोई क्लोज अबाउट भी जा सकता है. सो सॉरी, मतलब मैं आपको इस लेवल पे लेके नहीं आना चाहता था, इमोशनल वाले लेवल पे. नो बट यू गॉट टू बी लिटिल बिट इमोशनल. प्यार मोहब्बत नहीं होगा यार, इमोशन वही तो है. राइट. सर किसी ने कमेंट करा था मेरी एक वीडियो पे कि राजौरी और पुंछ के लिए कि वहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं. आई एम नॉट श्योर कि ये फैक्ट सही है कि नहीं है. तो मैं एक बार उसी पर्टिकुलर बंदे का रिस्पॉन्स आपसे दिलवाना चाहता हूँ कि एक बार आप ये चीज़ क्लियर कर दीजिए, राजौरी और पुंछ का जो क्वेश्चन उन्होंने पोर्ट्रे करा था. देखो, सबसे पहले ना ज्योग्राफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने मोस्टली नॉर्थ कश्मीर में, मोस्टली क्या टोटली मैंने नॉर्थ कश्मीर में काम किया है जी. मैं पुंछ राजौरी में मैंने कभी सर्व नहीं करा जी. लेकिन हमें पता होता है, हम बात करते हैं क्या हो रहा है. सबसे पहले आप ये समझिए, पुंछ राजौरी इज थिकली फॉरेस्टेड. आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत घने जंगल हैं. पाकिस्तान से वहाँ तक पहुँचना, लाइन ऑफ कंट्रोल तक, बहुत ईजी है बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज कवर मिल रहा है, हाइड करना ईजी है. एंड वहाँ पे क्या है ना, एक्सेसिबिलिटी है, रोड्स वगैरह हैं. राइट. तो आप LC तक आ गए बड़े नंबर्स में. तो सबसे ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे होते हैं वो भी वहाँ हो रहे हैं. लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपके फ्रेंड ने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले आप ये सोचो, आपको पता क्यों चल रहा है कि इतने ज़्यादा वहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे फौज अलर्ट है, फुली अलर्ट है. तो डिस्पाइट कि वो पाकिस्तानियों को इतना ईजी मौका मिल रहा है पाकिस्तान साइड से आने का टेररिस्ट को, हमारी फौज इतनी अलर्ट है, वो मिस नहीं होने देती उनको. इतने अटेम्प्ट्स में आके वो हर बार उनको पकड़ रहे हैं, हर बार उनसे लड़ रहे हैं. एंड लड़ाई है यार, कैजुअलिटी दोनों साइड होती है. राइट. इसीलिए मैंने बोला कि इट्स अ वॉर. ये कोई छोटी लो इंटेंसिटी काम नहीं चल रहा है, अभी ये बड़े इंटेंसिटी पे है और हमेशा से रहा है. सो इट्स अ वॉर. वॉर में लगेगी यार. आप जैसे बॉक्सिंग करते हो जी. तो आप सामने वाले को पंच मारोगे, एक आध पंच तो उसका भी लग जाएगा ना. करेक्ट. एंड कभी कभी क्या होता है, माउंटेन्स की लड़ाई बड़ी अलग टाइप की लड़ाई होती है. एक तो आपको बहुत अच्छा कवर मिल रहा है, दूसरा आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होते हो. अब टेररिस्ट आया, अगर वो एडवांटेजेस पोजीशन पे है तो आपकी फाइट बैटल उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा. सो उसमें भी आप कैसे मैन्यूवर कर रहे हो, आप कैसे डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में मूव कर रहे हो. राइट. ये असली फाइट होती है. और उसमें हाँ, कभी कभी कैजुअलिटीज होती हैं.
अभी शायद इसलिए पूछा होगा उन्होंने क्योंकि रिसेंटली जी। एक न्यूज़ में था। हम्म। इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी टफ। देखो, पॉइंट आउट करना, किसी में कमी निकालना बहुत ईजी होता है। यहाँ बैठ के हम आराम से चर्चा कर सकते हैं, किसी में भी कमी निकाल सकते हैं। बट जब ग्राउंड पे आप काम करते हो ना, मुझसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था, अरे अगर इतनी फौज है तो लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर कैसे आ जाते हैं? मैंने कहा आप एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल देख के आओ ना। आप लाइन ऑफ कंट्रोल देख के आओ, आपको पता चलेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप जहाँ बैठे हो वो पहाड़ होगा 14,000, 20,000, 18,000 फुट की हाइट पे, और उसमें नीचे एक नाला होगा जो सिर्फ 8,000 फुट पे है। आप दिन में कितने चक्कर लगा सकते हो? कितनी मैन पावर है? उस पहाड़ी को अगर आप स्क्वायर पे देखो तो मैप्स पे तो छोटा सा ही दिखता है ना, पर आप सोचो उसको कवर कैसे करोगे? कितना आप देख सकते हो? घने जंगल है, बर्फ है, पहाड़ है, ब्लिजर्ड आ रहा है, कहाँ कहाँ कितना कवर कर सकते हो? लेकिन उसके बावजूद हमारी भारतीय सेना ने, मैं समझता हूँ मैक्सिमम जितने भी इन्फिल्ट्रेशन बिट्स होते हैं उनको फॉइल करा है, उनको मारा है, वहाँ पे रोका है। और उन्हीं की डर की वजह से, और उन्होंने जो एक्शंस किए हैं, कि आप पेपर्स उठा के देखो, आपको मिलेगा पब्लिक डोमेन में कि कितने हजारों टेररिस्ट होते थे, आज कहाँ हैं वो? आज कहाँ गए? ऊपर एंजॉय कर रहे होंगे पार्टी विद हूड्स। राइट। सर, आपका किसी भी मिलिटेंट से एनकाउंटर हुआ हो जहाँ पे आपने उनसे वर्बल कुछ बात करी हो, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, एनकाउंटर में नहीं होता ऐसा, नहीं, उसके बाद एनकाउंटर होता ऐसे है। 1-to-1 मीटिंग आपकी हुई हो कि जहाँ पे आपने उनसे बात करी हो, बीट इंटेरोगेशन के टाइम पे, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको याद हो, जो आपको लगता है शेयर करने लायक है एंड नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करेगी, तो मैं डेफिनेटली एक ऐसा सिनेरियो सुनना चाहूँगा सर। ओके, सो देखो, एक तो सरेंडर टेररिस्ट होते हैं, वो तो अलग कहानी है, उनसे तो साथ में बैठ के चाय भी बहुत पिए। एंड इंटेरोगेशन के टाइम पे एक प्रोसेस फॉलो होता है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है, तो उसमें आर्मी ऑफिसर्स भी रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो जॉइंट इंटेरोगेशन वगैरह करते हैं। तो ऐसे में इंटेरोगेशन में मैं एक दो जगह पार्टिसिपेट किया है मैंने, और बहुत आराम से बात करी है। एंड इनफैक्ट एक तो मैंने ऐसे टेररिस्ट से बात करी है जो मेरे ऑपरेशन से बाई चांस बच गया था, एंड वो इंजर्ड होके भागा, एंड समहाउ कोई उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया, एंड देन वी कैप्चर्ड हिम। तो फिर उससे मैंने बात करी, एंड बड़ा मज़ा आता है जब वो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे थे और वो आपको कहाँ से देख रहा था। तो पूरी नरेशन चल रही होती है, 2-sided। मतलब इट्स लाइक मैं उससे बात कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। अब देखिए, एक कुछ हमें जो उससे पूछना है वो एक अलग कहानी है। जी। उसके अलावा इंसान है ना, करेक्ट, वो भी इंसान है। अब वो जेल में है, अब तो उसके हाथ में हथियार नहीं है। अगर हथियार होगा, गोली चलाएगा तो मैं ठोक दूंगा, देन ही बिकम्स अ टेररिस्ट। अभी वो एप्रीहेंडेड है, जेल में है, तो उससे हम बात कर रहे हैं, तो हमसे पूछते हैं कि अच्छा कहाँ से आया, क्या रास्ता आया, कुछ भी, मतलब वॉट एवर यू हैव टू आस्क। तो ऐसे में आपको ये भी उससे सुनने को मिलता है कि जब वो कहीं पे था ऑपरेशन में, जब हम लड़ाई चल रही थी, तो वो हमें देख के क्या सोच रहा था। सो वो भी आता है। तो दैट रिमाइंड्स मी कि आपने पूछा ना डेंजरस होना एंड बेस्ट होना, तो तब आपको पता चलता है कि सामने वाला आपको डेंजरस परसीव कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। सर, लाइफ ग्रे है या ब्लैक एंड वाइट है? देखो, ब्लैक एंड वाइट तो कुछ नहीं होता लाइफ, ठीक है, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि नथिंग इज परफेक्ट। आप लाइफ में बड़े सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, आप बहुत सारी गलती भी करोगे, बहुत कुछ अच्छा भी करोगे। कभी कभी आप थोड़ा सा अच्छा करोगे, उसके लिए बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। कभी आप बहुत सारा अच्छा करोगे तो कोई पूछेगा नहीं। कभी आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे, कोई नज़र भी नहीं डालेगा। कहीं आप एक कप तोड़ दोगे तो उस पर सब आपको ब्लेम करने लग जाएंगे। सो इट्स ऑल मिक्स एंड मैच। सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है, आप योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। यू शुड बी थरो अबाउट योर ओन सेल्फ। मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या लर्निंग्स हैं, मेरी मॉरल्स क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, राइट? वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन लाइफ क्या करती है आपके साथ, वो लाइफ को करने दो। आप लाइफ के साथ क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है। नाइस सर। अभी आपने जैसे बोला कि आप क्या हो, अपने आप को जानो, नो अबाउट योर सेल्फ। सर, जैसे आपने अर्ली 2000s में शायद एनडीए ज्वाइन करी है,
ऑलमोस्ट अर्ली 2000 में पास करा सॉरी 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। आप डेफिनेटली काफ़ी कॉलेजेस वगैरह में भी जाते हो, स्टूडेंट्स को एड्रेस भी करते हो, मे बी कुछ स्टूडेंट्स आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन गाइडेंस लेने भी आते होंगे। ये जो अभी सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन आई है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, इन लोगों के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ क्या दिखा आपको और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या दिखा है आपको इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट और मे बी जो एक्सपीरियंस ये लोग जी रहे हैं, लिव कर रहे हैं? वो फ्लॉ किसी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन इफ़ आई कंपेयर विद माई सेल्फ, एक चीज़ तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं, जैसे आप मेरे से थोड़े छोटे हो, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जेनरिक स्टेटमेंट। जो आपसे थोड़े छोटे हैं वो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जो उनसे छोटे हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चा होगा ना, वो बच्चा पैदा होते टाइम आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। सर ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ। आप देखो, डीएनए इवॉल्व करता है। मैं ज़्यादा साइंस नहीं जानता इतनी कि ये सब बताऊँ, बट जनरली हमारे फोरफादर्स वो पत्थर से आग जलाते थे जी। क्या हमारा बच्चा कोई सोच सकता है कि वो पत्थर से आग जलाएगा? नहीं। ये कहाँ से आया उसके अंदर? वो डीएनए भी इवॉल्व हो रहा है, राइट? सो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो जो जेन जी आप बोल रहे हो ना, दे आर ब्रिलियंट पीपल, फुल ऑफ एनर्जी है। अभी आप देखो वो फेसबुक वगैरह पे देखो, क्या रील्स वील्स डांस डिस्को सब चल रहा है। हमने नहीं किया ऐसा जी। ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम अभी भी नहीं सोच पाते कि हम ऐसे कैमरा ऑन करके नाच लें, हमें नहीं आता, पर दीज गाइज आर डूइंग इट। सो दे हैव ब्रेन्स, दे आर इंटेलिजेंट, यू जस्ट नीड टू गिव देम दैट गाइडेंस। आप डिस्को करो, पार्टी करो, मस्ती करो, खेलो, जो करना है करो, लेकिन एक गोल भी बना के चलो लाइफ में, राइट? हमें आज जो प्रोफेसर्स हैं, आज जो ऑफिसर्स हैं, आज जो डॉक्टर्स हैं, ये सब कल रिटायर होंगे। वी कैन नॉट हैव अ वैक्यूम। देश चलना है ना, देश चलता रहना चाहिए, वो लीडरशिप आती रहनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो लोग हैं, जो आज बुजुर्ग हो गए, वो उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। सो दैट साइकिल इज गोइंग ऑन, उसको कंटिन्यू कराना है। तो मैं जेनजी से सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप लोग बेस्ट हो, यू गाइज आर ट्रेमेंडस, एनर्जी है, सब कुछ है, बस एक गोल जरूर पकड़ के चलना। बाकी मस्ती करो यार, मस्ती करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी बोल रहा था आपको कि मैंने एनडीए में बहुत शैतानियाँ करी, मैंने स्कूल में बहुत शैतानियाँ करी। अगर मैं वो नहीं करता, क्या आज मैं दोबारा कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैंने स्कूल में बहुत पढ़ाई की, मैंने एनडीए में बहुत स्ट्रगल करा, आईएमए में, बाकी सर्विस में। अगर वो नहीं करता तो वो उसका भी टाइम वही था। आज मैं जाके बोलूँ मैं एनडीए पास करूँ, आज थोड़ी कर सकता हूँ यार, ओवर एज हो गया। सो अगेन प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को, ब्लॉक्स बनाओ अपना, मस्ती के टाइम पे खूब मस्ती करो, ऐसी मस्ती करो कि आप लाइफ लॉन्ग याद रहे कि यार मैं जब मेरे दोस्तों के साथ मैंने ये किया। और जब पढ़ाई मेहनत करो ना, ऐसी पढ़ाई मेहनत करो कि जब आप बाद में लुक बैक करो तो आप बोलो यार मैंने पढ़ाई करी थी। सो लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट, एंड दिस इज अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ। बिल्कुल सर। जितनी भी सर चीज़ें आपने अभी बताई कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंजॉय करो, घूमो बाहर, सब कुछ करो, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दिस सोसाइटी है जिसको लोग बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट हैं, हम जल्दी जेलप नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते। वो लोग क्या करें? वो तो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि यार मेरे को जज तो नहीं कर लेगा ये आदमी, या मेरी चप्पल फटी हुई है, कुछ मेरे बारे में सोच तो नहीं रहा है गलत, मेरे बाल सही लग रहे नहीं लग रहे, मैं ज़्यादा काला तो नहीं लग रहा, टी शर्ट लूज तो नहीं है। ये डाउट्स होते हैं इनसिक्योर लोगों के, जिनको इनसिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, या फिर जो खुद को ही इन्फीरियर मान के बैठे हुए हैं। कि उन लोगों के लिए सर क्या इलाज है फिर? वो तो बाहर भी नहीं जाते, नए लोगों से नहीं मिलते, वो क्या करें? ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि देयर इज़ नोबडी टू जज यू, ठीक है? कोई भी जज नहीं है, राइट। भगवान ने आपको बनाया है, नेचर ने आपको बनाया है, जो भी आप नाम लेते हो जी, उसने आपको बनाया है, तो आप परफेक्ट हो इसीलिए बने हो, नहीं तो आप बनते ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये छोड़ो, राइट? कौन क्या जज करेगा यार, मैं अपने हिसाब से करूँगा। मैंने पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ ना, आप भी वही किताबें पढ़ रहे हो, मैं भी वही किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है? किताबों में चीज़ें लिखी है, हमें पता है हमारा समाज कैसे एक्ट करता है, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा देश में क्या है, वो चीज़ें हम जानते हैं। अगर आप उसके हिसाब से ठीक हो, देन हूज एनीबडी एल्स टू जज यू? वो कौन होता है आपको जज करने वाला? पहली चीज़, बी योर ओन जज। आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप गोरे हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, कैसे भी हो यार, लंबे हो, छोटे हो,
आप खुद को जज करो, आप अपने आप को क्या देखते हो शीशे में, और अगर आप अपने आप को देखते हो उसमें आपको कोई कमी मिलती है, वर्क अपॉन इट, उसको इंप्रूव करो, राइट। मैं जब पहली बार ऑपरेशन में, मैंने आपको बताया ना कि वो टेररिस्ट ने ऐसे फायर किया, मैंने फायर किया, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। वो दिन है और आज का दिन है, साला अभी लाओ दोबारा सामने। डर लगता है, पहली बार आप जाते हो, गोली सामने से आती है। अभी तक रेंज पे फायर कर रहे थे ना, इनोकुलेशंस वगैरह हम करते हैं, पर उसमें भी गोली ऊपर से ज़्यादा होती है, सामने नहीं आती। पर जब आप सामने कमरे में घुसते हो, कमरा अंधेरे में होता है, सामने से फटाक से एक गोली आती है, बुलेट निकल के सामने, आपको रियलाइजेशन अलग होते हैं लाइफ में। और वो दिन है, और उसके बाद इतने साल में कश्मीर में रहा, खूब ऑपरेशंस करे, करो सरप्राइज मुझे, राइट, करो, बच के भागो। सर आपने मतलब आई डोंट थिंक सो अभी ऑन रिकॉर्ड बताया था, बट जब हमारी बात हुई थी आपने बताया कि आपने इंडियन आर्मी की घातक टीम के साथ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट, तो उनकी जो रेजिमेंट है उनके साथ भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जेकब सर के साथ आप गए हैं, कश्यप सर के साथ आप काफ़ी अच्छी दोस्ती आ रही है आपकी। सर ये जो ब्रदरहुड है जो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी क्रिएट करता है, मतलब आई गेस मैंने आपको बताया भी था कि मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, एंड जिस इंसान से वो 15 साल पहले ट्रेनिंग में मिले थे, तो 15 साल बाद भी उस इंसान को पहचान जाते हैं, बैच नंबर याद होता है, सब कुछ याद होता है कि क्या चेस्ट नंबर था, क्या बैच नंबर था। सर वो ब्रदरहुड डेवलप कैसे हो? बिकॉज आज के टाइम पे तो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा एक कहावत है कि भाई भाई का गला काटता है, या फिर मतलब सॉरी टू से, बट एक ब्रो कोड बोलते हैं ना सर, कि ब्रो कोड है, मतलब एक दोस्त अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा है कि मैं इसको डेट कर लूँ, लाइक दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है कि नहीं पता, मतलब ना मैं ऐसा करता ना मेरे साथ हुआ, बट मैंने देखा है बाहर कि ऐसा कुछ होता है कि सर वो ब्रदरहुड डेवलप करने की बेसिक फाउंडेशन क्या है? बिकॉज सबको पसंद है दोस्त यार, सबको पसंद है मौज मस्ती, सबको पसंद है दारू पीना, सबको पसंद है लॉन्ग ड्राइव पे जाना दोस्तों के साथ, सबको पसंद है लड़ाई करना। सर वो ब्रदरहुड की फाउंडेशन क्या है, वो डेवलप कैसे होती है? तो सबसे पहले तो आपने जिनके नाम लिए, सो मेजर विवेक, कर्नल कौशल एंड सेल्फ, वी आर कोर्समेट्स, हम एनडीए से साथ में थे। एंड इनफैक्ट जो एनडीए में सबसे पहले आप जब शुरू में जाते हो तो नोविस बॉक्सिंग होती है। हाँ जी। तो जो मेरी पहली बॉक्सिंग बाउट थी वो मेरी और कौशल की हुई। एंड विवेक हैज़ बीन अ वेरी गुड बॉक्सर। एंड सो हमारी दोस्ती कैसी है मैं ये बताता हूँ। हमने साथ में कभी सर्व नहीं किया तीनों ने। एंड विवेक 9SF में थे और कौशल 21 में जी। हम एक टाइम पे, मैं और विवेक एक सेम टाइम पे हम वैली में रहे हैं, पर हमने साथ में ऑपरेट नहीं करा जी। मैंने दूसरी टीम्स के साथ ऑपरेट करा है। और हमारा ब्रदरहुड ऐसा है कि मुझे रात को 2 बजे अगर विवेक की या कौशल की ज़रूरत पड़ती है या उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। अब वो चाहे मैं त्रिवेंद्रम में हूँ, चाहे मैं अरुणाचल में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, वी आर अ कॉल अवे। तो हमारी दोस्ती रियल ब्रदर्स, हो सकता है आपसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, आपसे संपत्ति मांगे, ये हमारी वाली दोस्ती में हम सिर्फ देने वाले होते हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो फौज में ये 3 तो चलो आपने नाम लिए, हम तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं तो हम बोल सकते हैं, बट विद इन द आर्मी आपकी जो टीम होती है, आप जिनके साथ होते हो, आपका वो ब्रदरहुड ऐसा होता है, आपको कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो आपका बडी है जी। आपको गोली लगेगी, आपको स्प्लिंटर लगेंगे, आप कुछ भी होता है या आपके बडी को होता है, सो यू आर द ओनली 2 गाइज, सिर्फ आप एक दूसरे के लिए आप ही हो। करेक्ट। उस टाइम पे कोई नहीं है, आपके कोई मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार कोई नहीं आएगा। जो सबसे बड़ा भगवान है आपके साथ, वो आपके बगल में चल रहा है, आपको कुछ भी होगा वो आपके साथ है। इट गोज वाइस वर्सा। पर वो तभी संभव है जब आप मेरे लिए सब कुछ करो, और क्या मैं क्या करूंगा, मुझे भी आपके लिए सब कुछ करना है, राइट। एक दूसरे का ट्रस्ट करना है। एक दूसरे के जैसे 2 हाथ होते हैं, आप कैच पकड़ने जाते हो तो आप लेफ्ट हैंड को ये नहीं बोलते कि राइट पहुंच गया लेफ्ट नहीं पहुंचा, आपके दोनों हाथ एक साथ जाते हैं। सो हमारी जो बॉन्डिंग होती है, और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि यू स्पेंड टफ टाइम्स टुगेदर। राइट। जो कच्ची दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती कुछ नहीं होती है, लोग टाइम पास कर रहे होते हैं। जो दोस्ती होती है ना, जहाँ आप एक साथ रहते हो ना, एक साथ जब आप रगड़ा खा रहे होते हो, एक साथ एक दूसरे की जान बचा रहे होते हो, एक साथ टफेस्ट ऑफ द टाइम देख रहे होते हो, जिसके साथ आपने पराठा खाया उसको नहीं याद रखोगे, जिसके साथ आप भूखे रहे जी। जब आपका पैर टूटा तो जो आपको कंधे पे बिठा के ले गया, जब आप दोनों कहीं फंसे हुए थे, कहीं एक्सीडेंट में दोनों के दोनों का सिर फटा हुआ था, एक दूसरे को पट्टी करी, वो आपको याद रहेगा। टफ टाइम्स,
इसलिए मैं कई बार देखता हूँ लोग हाइकिंग्स वगैरह जाते हैं एंड आप टफ हाइक्स पे जाओ। मैं तो कहता हूँ जो शादी करने वाले लोग हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम लोग जाओ पहले एक बार, चलो चेक एक बार करने के लिए पता तो चलेगा। जब टफ टाइम आता है तो क्या होता है, कौन किसको छोड़ के भागता है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी होगा, पैसे की भी कमी आएगी, फ्रैक्चर भी होंगे, एक्सीडेंट भी होंगे, आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको कल नहीं पता। तो पार्टनरशिप, दोस्ती, शादी उससे करो जो हर सीजन में आपके साथ खड़ा हो। करेक्ट सर। सिर्फ अच्छा अच्छा देख के नहीं, आज अच्छा है तो चलेंगे, कल खराब है तो भाग जाएंगे। सर वो तो मैं भी किसी के साथ भी रह लूँ, अच्छा टाइम का मतलब आदमी का टाइम अच्छा चल रहा था, किसे प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है। दैट रिमाइंड्स मी, मेजर सुशांत सिंह सर ने बोला था, ही इज फ्रॉम वन पैरा, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि यार लाइफ में जो रिलेशन ऐसे ही बन जाते हैं ना, वो कभी टिकेंगे नहीं। मतलब ही नहीं है। जो खराब टाइम में आपने, जहाँ पे आपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट देख लिया किसी बंदे के साथ और वो फिर भी खड़ा हुआ है आपके साथ, तो आपको पता है कि हाँ ये मेरे को एंड तक मेरे साथ रहेगा इस जिंदगी में। वही होता है। राइट। सर डिसिप्लिन आर्मी का बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं इसको, या फिर वो एक ऐसा वेपन है जो बहुत कॉमन है पूरे आर्सेनल में। हर ऑफिसर, हर जवान, ड्रिल उस्ताद होंगे वो भी डिसिप्लिन होंगे, इनफैक्ट जो कुक्स होंगे वो भी डिसिप्लिन होंगे, सुबह टाइम पे उठना। डिसिप्लिन बेसिकली अगर किसी को अडॉप्ट करना है, फॉर एग्जांपल प्रोकास्टिनेशन के बारे में मैं इनफैक्ट पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरे अकॉर्डिंग प्रोकास्टिनेशन को डिसिप्लिन ही बीट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने के लिए एक सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है जो आदमी को चाहिए। बिकॉज मुझे पता है मुझे दौड़ लगानी है सुबह, मुझे पता है मुझे शाम को जिम जाना है, बट नहीं जाता मैं। फाउंडेशन क्या है सर उसकी, वो प्रोकास्टिनेशन क्यों आ रहा है, या फिर डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन क्या है एक ह्यूमन के लिए? देखो डिसिप्लिन मैं समझता हूँ सिर्फ फौज की बात नहीं है जी। कॉर्पोरेट में भी आप जहाँ पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज कुछ भी, कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी देश है, कोई भी सोसाइटी है, उसका बेसिस डिसिप्लिन होता है। राइट। तो जो लोग कहते हैं ना मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूँगा, वो मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिबेलियस काइंड ऑफ बिहेवियर, वो सब में होता है, ठीक है, और फौज के अंदर भी होता है। हमने भी कई बार डिफाई किए हैं ऑर्डर्स। बट सबसे पहले आप ये समझो कि डिसिप्लिन है क्या चीज़, लोगों को यही नहीं पता जी। लोगों को लगता है नहीं मेरे ऊपर कोई कानून बिठा दिया, उनको बोले तेरे ऊपर कानून नहीं बिठाया भाई, बेटा तेरे को इंसान बनाने का रास्ता बताया है, तुझे इंसान बनाने का रास्ता है। डिसिप्लिन में डिफरेंस तो यही है ना, जंगल में शेर जाता है किसी को भी उठा के खा जाएगा, पर आप अगर खा सकते हो तो भी क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ नियम कानून सोसाइटी के, समाज के, देश के बने हुए हैं, उसको फॉलो करना है बस, ये डिसिप्लिन है। पर उसको फॉलो क्यों करना है? क्योंकि तुम जंगली जानवर नहीं हो, तुम साले इंसान हो। तो इफ गॉड हैज मेड यू ह्यूमन बीइंग, बिहेव लाइक वन। राइट। तो डिसिप्लिन की पूरी कहानी वो है, जब आपको ये समझ में आ जाए ना कि डिसिप्लिन क्या है, दिस इज माई स्टाइल ऑफ लाइफ, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ, मुझे जिंदगी ऐसी जीनी है। राइट। तो आप डिसिप्लिन सीख जाओगे। अभी फौज में डिसिप्लिन, आप हथियार लेके चल रहे हो, आपके चैम्बर में राउंड है, आपका डिसिप्लिन नहीं, आप कहीं भी गोली चलाते हुए चलो, तो एक गुंडे में और फौजी में डिफरेंस क्या है? फर्क क्या रहेगा? डेफिनेटली सर। तो हमारा वेपन, हमारा एमुनिशन देश की सुरक्षा के लिए है, एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज डिसिप्लिन। तो मेरा हथियार मुझे किसकी तरफ पॉइंट करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा उसमें डिफाइन हो गया। राइट। वर्दी मुझे कैसे पहननी है, अरे वर्दी पहनने के लिए तो तुम फौज में आए, अगर वो वर्दी सही से नहीं पहन रहे हो तो फिर फौज में आए क्यों थे? राइट। सो discipline is what defines an organization, and the individuals in that organization should also behave accordingly, then only you will be respected. Right. फौज का बहुत सम्मान है, हम फौज को बहुत इज्जत देते हैं, पर फौजी जब फौज के डिसिप्लिन से चलता है तभी वो उस रिस्पेक्ट का भी एंटाइटल्ड है। राइट। मतलब आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ना, भाई आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो किसी चीज़ का, राइट, कि कोई कॉलेज में कोई रूल है ना, आप वो नहीं मान रहे हो, आप किसका बिगाड़ रहे हो? स्कूल का? नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हो। सो व्हेन दिस इज टाइम फॉर यू टू बिकम कल्चर्ड एंड गेट इनटू दैट, यू नो, दैट मेन स्ट्रीम, आप उससे बाहर निकल के भाग रहे हो जी। रेबेलियस अगर बनना है तो बनो, पर वहां बनो जहां आपके पास वो लॉजिक हो।
राइट। मेरे को ऑर्डर दिया, ये काम करना है, मैं अगर वो काम डिफाई कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, तो मेरे पास एक सॉलिड लॉजिक होना चाहिए एंड मेरे अंदर इतना मॉरल करेज होना चाहिए कि मैं जाके अपने बॉस को बोल के हूँ कि बॉस मैं ये नहीं कर रहा हूँ फॉर ABCD रीज़न, और मैं उससे डिस्कस करूँ जी, राइट। एंड कभी क्रिटिकल सिचुएशंस में वो एक्सट्रीम आ जाता है कि आपको कुछ ऑर्डर दिया और आपको कुछ और करने पड़ा, राइट। वहाँ पे आप डिफाई कर रहे हो ऑर्डर्स, अगेन यू कैन कम बैक एंड एक्सप्लेन, पर आप हैबिचुअली अगर उसको डिफाई कर रहे हो तो देन यू आर नॉट गुड। प्रोक्रास्टिनेशन का बेसिक रीज़न क्या होता है? मतलब आपको क्यों लगता है, क्यों करते हैं प्रोक्रास्टिनेट, लेजीनेस की यार कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद कर लेंगे, उसके मतलब एक कहावत होगी हमारे फ्रेंड सर्कल में कि जिम और पढ़ाई कल से स्टार्ट होती है सबकी। देखो यहीं पे डेडिकेशन का फ़र्क आ जाता है। मैं सुबह उठा, अरे यार आज बहुत ठंड है, आप सोचो, अब इसको दूसरे तरीके से एवेल्युएट करो जी, आपका कोई क्लोज लव्ड वन, उसको ट्यूमर है, वो फटने वाला है, आपने सुबह सुबह 5 बजे डॉक्टर को फ़ोन करवाया, डॉक्टर कहता है बहुत ठंड है, सुबह आऊँगा, 2 घंटे बाद आऊँगा। एक कोई फौजी सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहा है, आपको पता है जब आप पढ़ना कभी कि जब सियाचिन ग्लेशियर हमने अपने कंट्रोल में लिया, वरना पाकिस्तान घुसने वाला था वहाँ पे, इंडियन आर्मी किस तरीके से तैयारी से गई थी और पाकिस्तान आर्मी किस तैयारी से आई थी, और उसके बाद इंडियन आर्मी ने कैसे उनको पीटा। ये हमारे पूर्वज हैं सब, हमारे बड़े, जिन्होंने वो बचाई हमारी ज़मीन, कि आज हम बोल सकते हैं हम वहाँ पे हैं। आप पढ़ना उसके बारे में, राइट, है ना, वो बड़ी स्टोरी है तो उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे, जी। आप पढ़ना। अगर उस दिन वो बोलते कि मेरे पास ये शूज़ नहीं है, या मेरे पास वो कपड़ा नहीं है, या मेरे पास ऐसा खाना नहीं है, पाकिस्तान वालों को देखो क्या लेके आ रहे हैं लंदन से, अगर वैसे सोचते तो आज हमारे पास वो जगह नहीं होती। जो कोई भी हमारा लड़का ड्यूटी कर रहा है, आज कोई जवान कहीं पे बैठा हुआ है, कहीं कोई पुंछ रजौरी हम बात कर रहे थे, गुरेज में बैठा है, बांदीपुर में बैठा है कहीं, सॉरी बांदीपुर तो अंदर हो गया, पर बारामूला वगैरह में बैठा हुआ है, वो बोलेगा सर्दी लग रही है। आप सोचो हमें इतनी सर्दी लग रही है यहाँ पे दिल्ली में जी, तो वहाँ वो सर्दी में वो भी बोले तो क्या होगा। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, और जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो काम आप करने वाले हो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अर्जेंसी समझ में आ जाएगी, आपको ना सर्दी लगेगी ना भूख लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। राइट। सर आपने एक चीज़ बताई थी मेरे को, एक मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे बट एक ऐसा मोमेंट था आपके किसी ऑपरेशन में जहाँ पे आपको लगा ये क्या हो गया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो ऐसा कुछ है कि टेररिस्ट एनकाउंटर ही था बट कुछ डिस्गाइज हो रखा था, ऐसा कुछ था। वो एक डिटेल सिनेरियो क्या था पूरा, एंड लर्निंग क्या थी सर? मतलब मेरा मेन ये रहता है कि मैं हर एक्सपीरियंस से एक लर्निंग जानना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आप बताइए एंड प्लीज़ उससे करस्पॉन्डिंग क्या लर्निंग आपको मिली जो नॉर्मल लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। मैं आई थिंक पॉडकास्ट में वो बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा जी, मैं, आप ऑपरेशन का पूछ रहे हो, मैं आपको कोई दूसरा ऑपरेशन बता देता हूँ। जी, जी, वेल एक बार कहीं से इंफॉर्मेशन आई कि एक घर में एक टेररिस्ट आया हुआ है, एंड जिसने खबर दी मैं ओवर एक्साइट हो गया, और मैंने फटाफट अपनी टीम को रेडी किया, एंड मैंने अपनी टीम को बोला तुम थोड़ा सा पीछे रहना, मैं और मेरा बडी हम गए और उस घर के पास जाके हमने कहा पहले हम लिसनिंग करते हैं थोड़ी सी, रात का टाइम था, हम वहाँ गए एंड ओके, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में जो घर हैं नॉर्मली थोड़ा पहाड़ी एरिया होगा तो स्लोप पे घर होता है, और एक दो घर होते हैं जो बिल्कुल फ्रिंज पे होते हैं, वहाँ पे जंगल टच कर रहा होता है, राइट, तो आप जंगल में एक पेड़ के पीछे छुपे हो, आपने खड़ाक से एक छोटी सी स्प्रिंट मारी, आप घर के अंदर। ऐसा घर था वो, तो हम साइड से घूमते बचाते हुए हम उस घर पे पहुँचे। मैंने अपनी टीम को बोला तुम लोग थोड़ा सा पीछे रहना, यहाँ से ऑब्जर्व करना, और मैंने अपना बडी लिया, हमने बडी को कहा चल पास में चलते हैं, एंड बिल्कुल उस घर के पास खिड़की, जो घर की खिड़की है लकड़ी के घर होते हैं जी, उसकी खिड़की के ठीक नीचे, मतलब अगर कोई खिड़की खोलेगा तो धूल मेरे ऊपर गिरेगी, बिल्कुल ऐसे जाके चिपक के मैं और मेरा बडी वहाँ पे लेट गए, हम पोजीशन ली, एंड आवाज़ सुन रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी टीम जो पीछे थी वहाँ पे, उन्होंने रेडियो सेट पे कुछ मैसेज किया, हमने कुछ कोड्स बना रखे थे जी, तो उसने मैसेज किया, तो उन्होंने बताया कि जो बंदा है घर के अंदर वो बिल्कुल खिड़की पे वहीं ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब उनको वहाँ से दिख रहा था? उनको तो हम दोनों दिख रहे हैं, राइट, वो घर को देख रहे हैं, मेरी टीम पीछे है,
तो मेरी गलती क्या थी, एक तो मैं बहुत क्लोज इन हो गया, जी। दूसरा मैंने अपनी टीम को थोड़ा दूर छोड़ दिया, और थोड़ा ज़्यादा दूर छोड़ दिया एक्चुअली, इतना दूर छोड़ना नहीं था रात में। एंड जब ये हरकत हुई तो किसी बंदे ने, दूसरा लोकल ने हमारी बाकी टीम को देख लिया और अंदर घर में आके बताया। एंड जब घर में आके बताया तो उसने ये भी बता दिया कि मैं और मेरा बडी यहाँ पे नीचे लेटे हैं। हैं। Shit. वो टेररिस्ट दूसरे गेट से बाहर निकला और उसने सबसे पहला फायर हमारे ऊपर मारा। बट लकीली एज लक वुड हैव इट कि हम बच गए उसमें, हमें एक भी गोली नहीं लगी, बट गोलियां बिल्कुल बगल में गिर रही हैं, मतलब इंचेस अवे। एंड उसने वो बर्स्ट मारा और वो भागा, एंड वो भागा हम दोनों टीम्स के बीच में से। यानी कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो मेरी टीम जो पीछे बैठी है उसको लगेगी, और अगर वो गोली चलाएंगे तो मुझे लगेगी। मतलब ये स्ट्रेटेजिक था या फिर वो उसको पता चल गया था। अच्छा। सो मेरी इसमें गलती रही, राइट। एंड वो भागा, उसके बाद हम उसके पीछे चेज करने लगे। ये दिस वाज अगेन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वेदर यू शुड चेज और नॉट, पर हम करने लगे। एंड वो भागा, करीब 50-100 मीटर भागा होगा। वो भागा, बैठा, घूमा पीछे और अपना नीलिंग पोजीशन में ठक 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 उसने फायर मारा हमारे ऊपर, इतना पेशेंस से। तो वो फुली ट्रेंड बंदा था, क्योंकि जिस तरीके से उसने फायर किया, एंड उसने फायर किया, फिर हम नीचे कूदे दोनों साइड में, एंड देन हमारी टीम पूरी साथ आ रही है एंड वी आर चेजिंग। एंड तो उसने ऐसा 3-4 बार किया, बट आई थिंक ये इसमें तो मैं बोलूँगा शायद लक था कि उस दिन बच गए। फिर वो भागा वहाँ से, हम भी उसके ऊपर फायर कर रहे हैं, उसकी गोली वोली लगी पैर में, भागा, फिर एक पेड़ के पीछे छुप गया वो। एंड फिर वो पेड़ के पीछे छुपा, उसने फिर से हमें पलट के फायर किया। तो मैं और मेरा बडी थे दोनों, हम आधे रास्ते तो जंप भी मारते रहे लेफ्ट राइट। उसके बाद फाइनली हमारी टीम भी दूसरी साइड से आ गई, एंड दूसरी साइड से उस पर फायर किया। तो जब उसके पास 2 तरफ से फायर आया, तब जाके वो उसको हमने कब्जे में किया। वो बहुत अच्छा वेल ट्रेंड था, एंड फिर उसको ठोका वहाँ से, एंड पूरा नाली कीचड़ों में गिर गिरा के, पूरा भीग के, सर्दी के टाइम पे। सो लर्निंग इसमें ये आ जाता है कि जब इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए कहीं अपॉर्चुनिटी कॉन्टेक्ट हो रहा है, लाइक आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, प्रिपेयर्ड इन द सेंस आपको नहीं पता है खबर, आप अचानक टेररिस्ट से टकरा गए, तो ड्रिल्स अलग हैं फौज में जी, हमारी अलग ट्रेनिंग है जिस पे हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपकी टीम्स ऑलरेडी रेडी हैं, आप तैयार हो, तो आप उसको तरीके से एग्जीक्यूट करो। चांसेस लेते हैं, अगर मजबूरी होती और तब मैं ये करता, समझ में आता। यहाँ पे मजबूरी नहीं थी, दूसरी गलती थी, हमने स्टॉप्स नहीं लगाए। मेरी टीम को वहाँ पे वो दूसरा जो बंदा आया इन्फॉर्मेशन देने, वो आता ही नहीं, उसके ड्रिल्स है हमारी। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, खुद को रेम्बो नहीं समझना, ठीक है। सो एक वो पॉपुलर सेइंग है कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो वो सही किसी ने बोला है। सो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड प्लान, प्रिपेयर एंड होल्ड योर हॉर्सेस व्हेन इट इज नीडेड। राइट। सर, जब ऑपरेशन के टाइम पे होते हैं तो कुछ नहीं पता, 1 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 10 दिन लगेगा। एक बेसिक नेसेसिटी है फूड और अपना पानी। जब किसी ऑपरेशन में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाते हैं, आपके पास खाने की शॉर्टेज हो गई है, पानी की शॉर्टेज हो गई है, सर वहाँ पे स्टिल एक जोश का जो लेवल होता है किसी भी सोल्जर का, डेफिनेटली उसके पास एनर्जी खाने से तो नहीं आ रही है, वो इंट्रिंसिक कुछ तो है। एंड जब पानी मिलता है बड़े टाइम बाद, ऑपरेशन खत्म होने के बाद, तो वो फीलिंग क्या लगता है आपको कि यार आत्मा तृप्त हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभार? वेल ऐसा बहुत होता है। मतलब मेरे तो लाइफ का जो फर्स्ट प्रॉपर ऑपरेशन जब मैं गया, तो वही ऑपरेशन 7 दिन के लिए गया था, 1 महीने बाद लौट के आया था। एंड उसके अलावा भी एक जगह हम 3 दिन की एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल गए थे। जंगल एरिया था, माउंटेनियस एरिया था, और मैं अपनी टीम को पूरी लेके गया। हमारा प्लान था 1 दिन जाना है, रात को रुकना है, नेक्स्ट डे आना है, 1 दिन का एक्स्ट्रा खाना ले लो, राइट। तो ये इसमें भी एक लर्निंग है कि आप जब प्लान बना रहे हो ना, तो बी रियलिस्टिक, राइट। कि पहाड़ों की लड़ाई अलग होती है, बिल्टअप एरिया में अलग तरीके से हम लड़ते हैं, डेजर्ट्स में अलग तरह से लड़ाई होती है। तो अब ये प्लान बनाया, हम गए, और हमें पक्की खबर थी ऊपर टेररिस्ट हैं, वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, तो अपनी टीम लेके हम गए। एंड
जब हम वहाँ गए, पहला दिन निकल गया, तो हमने नीचे बताया फर्स्ट डे हो गया, हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डिसीजन हुआ कि लेट्स स्टे लॉन्गर, ओके, क्योंकि टेररिस्ट वहाँ पे हैं। आई सेड ओके फाइन। तो हम दूसरे दिन भी रुके, दूसरे दिन भी कोई मूवमेंट नहीं था, तो हमसे पूछा अपना सब कुछ है नहीं है, तो कहा हाँ वी आर फाइन, कल भी हम रुक सकते हैं, पूरा स्टॉक देख लिया हमने कहा एक दिन और रुक जाएंगे, 2 दिन भी रुक जाएंगे तो कोई चल जाएगा काम। फिर हमारे पास इमरजेंसी राशंस भी होते हैं, मतलब फौज की तरफ से वी आर वेल इक्विप्ड, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप प्लानिंग तो आपने करी ना, राइट। सो वो 3 दिन खत्म होते हैं, चौथा दिन खत्म होता है, एंड देन दे से ओके आज का दिन और देख लो, अदरवाइज यू कम डाउन। सो वी आर एट 0 नाउ, ठीक है, हम आज का दिन है, उसके बाद कहानी खत्म। उस दिन चौथे दिन के बाद, चौथे दिन जब एंड हुआ, रात में हमें सामने टेररिस्ट दिखे और हमारा कॉन्टेक्ट हो गया। नाउ यू कैन नॉट गो बैक, एंड बहुत सारे टेररिस्ट थे, हमारी टीम भी बहुत बड़ी थी, एंड टेररिस्ट भी काफ़ी सारे थे, मैं एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह अभी कुछ नहीं बताऊंगा। एंड ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी पास थी जगह, और काफ़ी सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में थी, और वहाँ पे ये शुरू हो गया काम। एंड वो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में होते हो तो बहुत सारे रास्ते होते हैं भाग जाने के, तो आपकी टीम भी पूरे में फैली होती है जी। आप पूरी टीम को स्प्रेड आउट करते हो, वो लोग भी स्प्रेड आउट होकर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल अप्रोचेस पे उसको रोकना है, करेक्ट। तो आपको स्टॉप्स लगाने होते हैं, वो कहाँ से भाग सकता है, एंड ये चीज़ चली, एंड उस जंगल में फिर और भी फिर फोर्स आ गई, और सब लोग फिर हम क्योंकि सबसे इंटरनल थे इन अकॉर्डन में, तो हमने ही उसको सर्च करना शुरू किया। कुछ शुरू में हमने मार दिए थे कुछ टेररिस्ट, कुछ और एक दूसरी टीम्स ने मारे, एंड उसके बाद वो सर्च शुरू होती है। बहुत सारी फौज बहुत सारे पहाड़ों पे बैठी हुई है, वहाँ आप अंदर हो। वो 3 दिन ऑपरेशन वहाँ पे चला, 5 दिन पहले हो चुके थे, 3 दिन ये हुए, हमारे पास राशन पानी खाना कुछ भी नहीं था, लेकिन वो टेररिस्ट बहुत अच्छे थे, वो अपने साथ बहुत कुछ लाए थे। सो व्हाट आई मीन इज वेपन इक्विपमेंट के अलावा, एंड बहुत अच्छी हमारी रिकवरीज हुई उसमें, वो हमारे लिए खाना भी लाए थे, दे वर नाइस पीपल, एंड वी किल्ड देम, एंड कुछ तो उनमें से नीचे स्ट्रीम में गिर गए, जो साले बह गए, एंड हमने वॉलीबॉल का नेट लगा के निकाले। अच्छा, मतलब दे वर सो मच इन नंबर्स, एंड हमने सारे वेपन्स जो इन्फेंट्री वेपन्स हमको यूज़ करने होते हैं, हमने सारी चीज़ वहाँ हमने यूज़ करी। जो मूवीज़ में आपने देखा होगा इल्यूमिनेशन राउंड, तो इल्यूमिनेशन ऐसे पैराशूट से वो लाइट आ रही होती है, पूरा रोशनी दिख रही होती है, वो भी हमने यूज़ करना पड़ा हमें वहाँ। एंड मैं नया ऑफिसर था, सारे टाइप के वेपन्स जो इन्फेंट्री को यूज़ करने होते हैं वहाँ पे मैंने वो सारे यूज़ करे, खुद लाइव एक्सपीरियंस करा, एंड देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग। ऑपरेशन होता क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं तो चीज़ें डिफरेंट है। जब आप एक्चुअली वहाँ ग्राउंड पे होते हो, कौन टेररिस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपने फायर डाला, आपका फायर जा कहाँ रहा है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एक बहुत ही गजब की ऑन द जॉब लर्निंग होती है। तो वो बहुत बेहतरीन हुआ, एंड इट वाज फन। एंड जो टेररिस्ट थे देवर अगेन वो लश्कर के थे, सुपर ट्रेंड थे, एंड लेटर ऑन पता चला था कि उसमें कोई पाकिस्तानी फौजी भी था। वो मैं ज़्यादा अभी बोल नहीं सकता इस पर। जी। एंड दे गेव अ पिच्ड बैटल। जब शुरू में हमारा कांटेक्ट हुआ, वो नहीं भागे, बैठ के वो लड़े वो हमसे। एंड अब मैं सोचता हूँ कि हमसे पहले वाले जो लोग थे उनके टाइम तो पता नहीं कितने टेररिस्ट आते थे, वो और डिफिकल्ट लड़ते होंगे, बट वी हैड फन। एंड आपको ना रियलाइजेशन कुछ हो जाता है लाइफ में। रियलाइजेशन ये होता है आप 1 सेकंड में मर सकते थे, राइट, पर आप मरे नहीं, तो मे बी गॉड हैज प्लान्ड समथिंग फॉर यू, मे बी देयर इज समथिंग बेटर दैट यू हैव टू डू इन लाइफ, करेक्ट। तो आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में मोह माया लगने लगती हैं, एंड यू हैव अ डिफरेंट रियलाइजेशन। आपने अभी बताया था कि आपने घास के ऊपर से पानी पिया था एक टाइम। मैंने घास पे से भी पानी पिया है, और मैंने रॉक बेड, जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं रॉक पे, जिसपे पानी ऊज आउट कर रहा होता है पसीने की तरह, मैंने उस पर हाथ लगा के पानी पिया है। बहुत सारे काम किए मैंने। ऐसा भी पानी पिया है जो सुबह जब देखा तो लगा कि आई शुड प्यूक, मैंने क्या पी लिया कल, एंड पिया तो खून भी है यार। सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। सर कैसा लगता है जब इतने हाई वोलेटाइल एनवायरनमेंट से आप थोड़ा पीस में आते हो? एंड मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ आर्मी के टेन्योर की ही, क्योंकि आपने 10 ईयर सर्विस करी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब शॉर्ट सर्विस करी, नॉट सर्विस कमीशन। आप पहली बात पीस में दिल्ली में क्यों आए आरआर छोड़ के?
आपने मेरे को बताया था ऐसा कुछ हुआ था। हमारी पूरी बात नहीं हुई इस बारे में, बट थोड़ा एक बार डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ। मैं जब राज राइफल्स में पोस्टेड था तो एक ऑपरेशन में मेरे इंजरी लगी एंड इट वाज वेरी गुड। नॉर्थ कश्मीर में ही मेरे ओके, यू वांट टू नो द ऑपरेशन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब वो इंजरी कैसे लगी, कितनी ब्रूटल इंजरी थी? ओके, सो बेसिकली हम टेररिस्ट को चेज कर रहे थे, टेररिस्ट कहीं पे पहुंच रहे थे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, रिएक्शन टाइम बहुत कम था और हम और टेररिस्ट दोनों लगभग सेम टाइम पे पहुंचे जी। और मैं एक खेतों के बीच में बाउंड्री, मैं मक्की खेत बता रहा था आपको, मक्की के खेत की बाउंड्री थी जो करीब 7-8 फुट से ज़्यादा हाइट थी, उस पर पत्थर थे तो उस पर हम दौड़ के जा रहे थे फटाफट से पहुंचने के लिए एंड टेररिस्ट हमसे थोड़ा पहले पहुंचे, फायर शुरू हो गया वहाँ से एंड उसमें हमारे ऊपर फायर आया, मैं गिरा एंड गिरने के बाद बुलेट प्रूफ वगैरह पहना हुआ था, पूरा बैटल इक्विपमेंट सब कुछ था, तो मेरा हाथ कहीं उसमें बन्नी में फंसा एंड राइट हैंड था, लोड था पूरा, तो पहले वो मेरा शोल्डर निकला, फिर मैं उसी शोल्डर के ऊपर नीचे गिर गया एंड एकदम से बहुत दर्द टाइप हुआ, मेरे बडी ने शोल्डर चढ़ाया, फायर फाइट चल रही है, गोलियां चल रही हैं। अच्छा, ड्यूरिंग कॉम्बैट ओनली? यस यस, एंड उसमें लड़ाई चल रही थी, वो तो दिन नहीं भूल सकते। एंड वो मक्की के खेत में उठे या फिर से चढ़े एंड वी स्टार्टेड फायरिंग। इसमें थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आ पाया उस रात को, लेकिन उसके बाद ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला, 4-5 टेररिस्ट थे वो एंड उनसे फायर फाइट चली हमारी, फिर वो वहाँ से कुछ इंजर्ड हो गए, एक थोड़ा आगे जाके मर गया और फिर ये ब्लड ट्रेल छोड़ के गए एंड मॉर्निंग में फिर हम सारे, उस टाइम पे दर्द भी हो रहा था, दर्द आपको रियलाइज़ नहीं होता एक्चुअली थोड़ी देर जी। आप इतना बॉडी हीटअप होती है ना, आप उस एक्साइटेड स्टेट में होते हो कि मैं इसी हाथ से मैं आराम से गोलियां चला रहा था, अपनी AK-47 लगा के अपने कंधे में ठक 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 मार रहा हूँ, वो साला हमारे ऊपर मार रहे हैं वो लोग, फायर एंड मेरी मशीन गन्स चल रही हैं वो सब कुछ। एंड उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन होता है, वी डोंट नो कौन मर गया कौन जिंदा है, आप सब कुछ मतलब कंट्रोल में लेते हो, रिकंट्रोल करते हो, रीगेन कंट्रोल करते हो, कंट्रोल को रीगेन करते हो एंड फिर आपको रियलाइज़ होता है, फिर दर्द होता है एंड देन फिर आप पेन किलर्स खाते हो एंड उसके बाद वो ऑपरेशन चलता है, फिर बाकी टीम्स भी लग जाती हैं एंड उनको तो हम सबको ठोका एंड उसके बाद पता चलता है कि इंजरी हो गई, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आर्मी में हमारे डॉक्टर्स दे आर ट्रिमेंडस एंड मैं गया तो एक सुपर स्पेशलिस्ट थे उनके पास गया, मैंने उनको बोला तो उन्होंने कुछ किया टेस्ट मेरा फिज़िकल एंड उन्होंने बोला बेटा तू गया, मैंने कहा सर ऐसे मत कहो, बोलते मैं क्या कह रहा हूँ, तू करके लाया है एंड देन ही रेफर्ड मी टू MRI, फिर MRI वगैरह हुआ, मैं काफ़ी दिन एडमिट रहा, पहले श्रीनगर में, फिर उसके बाद उधमपुर में कमांड हॉस्पिटल, फिर उसके बाद मेरे को ऑप्शन दिया गया पोस्टिंग का, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपना पूरा टेन्योर करूँगा राष्ट्रीय राइफल्स का, आई गेव एन अंडरटेकिंग, मैंने साइन करके दिया कि मैं विलिंग हूँ, मतलब मेरी इंजरी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर आफ्टर। एंड सो बेसिकली क्या होता है, आपको पूछा जाता है अगर आप नहीं फिट हो, आपके चोट है, परमानेंट डैमेज था, मैंने पूछा, मैंने कहा सर सही होने का चांस है, बोलते नहीं है, मैंने कहा आप सही होना ही नहीं है तो अब तो लड़ लेने दो, इसके बाद दोबारा कब मौका मिलेगा। एंड देन आई ट्राइड माई बेस्ट, पूरा मैंने टेन्योर किया राष्ट्रीय राइफल्स का और मैंने आखिरी दिन तक, जब तक मैं कर सकता था मैंने ऑपरेशंस किए, जब तक मुझे अलाउड था मैंने ऑपरेशंस करे एंड उसके बाद देन आई गॉट पोस्टेड टू दिल्ली जी। तो यार पीस में भी ना अलग लड़ाई चलती है एक्चुअली। कैसे सर? मतलब द फाइट इज़ डिफरेंट, पेपर वर्क कर रहे हो आप जी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ें देख रहे हो। इनफैक्ट मैं जो पहले नहीं जानता था कि पार्लियामेंट में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर भी बना के भेजते हो। कि जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है मिनिस्टर से तो मिनिस्टर हमसे पूछते हैं इसका क्या जवाब है, तो हम उसका जवाब बनाएंगे भेजेंगे। RTIs आती हैं, उनका जवाब देना होता है एंड पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इट्स लाइक सिविल ऑफिसर्स, तो आप वो सब कर रहे होते हो बट विद इन द आर्मी जी, तो वो सारा कर रहे होते हो एंड इट इज़ गुड फॉर दोज हु लाइक इट, फॉर पीपल लाइक मी इट्स नॉट फन। तो अब क्योंकि इंजरी थी ये थी, उसके बाद इट वॉज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि यार कोई नहीं, मे बी गॉड वांट्स मी टू डू समथिंग एल्स, तो फिर आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। ओके सर, उसके बाद की जर्नी का क्या हुआ फिर, मतलब रिटायर होने के बाद? कुछ भी अच्छा तो सब कुछ हुआ जी। आई गॉट अ वेरी गुड जॉब, मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करी, आई गॉट अ वेरी गुड जॉब एक बहुत अच्छी कंपनी में
दे पेड मी वेल, वेरी वेल। फौज में तो उतने कभी पैसे आते नहीं थे सैलरी, एंड आधी सैलरी तो हम मैस बिल में देते थे, तो हम तो एंजॉय करने वाले लोग हैं जी। सो बाहर गया, थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा फ्रेंकली, पहला 1-2 साल बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ना देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी सैलरी है, सूट वूट पहन के जाते हैं, अच्छा लगता है, बट मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। तो मैंने फिर दूसरी चीज़ शुरू कर दी। अभी मैं लाइक काफ़ी जगह में कॉलेजेस स्कूल्स में मेरे को बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, एंड छोटे बड़े बाकी भी काम कर रहे हैं, बट मोस्टली अभी जो जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है वो बेसिकली मज़ा आ रहा है ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। मैं जनरली पीजी के बच्चों से ही इंटरेक्ट करता हूँ, मेंटोरशिप के लिए काइंड ऑफ जी। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि लोगों को वो ग्रूमिंग मिले, तो मेरे को मज़ा भी आता है। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। लेट मी टेल यू, ये जो बच्चे अभी MBA MCA कर रहे हैं ना, यार बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे आस्क यू वेरी टफ क्वेश्चंस, बहुत बहुत मज़ा आता है जी। उनके क्वेश्चन सुनो, आप आंसर दो, आप सुन रहे हो, मेरी भी लर्निंग हो रही है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। बिल्कुल सर। एंड मुझे लगता है कि मैं उनके क्लासमेट ही हूँ, मैं उनके बराबर हूँ, बिकॉज दे आर आस्किंग सच टफ क्वेश्चंस। तो लगता है कुछ ज़्यादा पता नहीं है लाइफ में। नहीं सर, आपने जितना एक्शन और जितना एक्सपीरियंस लिया है, आई थिंक अगर एक नॉर्मल ह्यूमन को सर्टेन डिसेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस इतना रिच है कि वो लाइफ के किसी भी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर उन्होंने लर्निंग ली है। मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि मैं कम इंटेलिजेंट हूँ या फिर लोग ज़्यादा ब्रिलियंट है, आई थिंक कि आपके एक्सपीरियंस इतने वाइडर हॉरिजॉन पे हैं कि अगर लर्निंग लेना चाहो तो आप लाइफ की कोई सी भी बैटल को जीत सकते हो। इसलिए मैंने वही सब क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये सारी चीज़ें। सर एक चीज़ ना जो मेरे को पूछनी है, एक ना स्टिग्मा बना हुआ है मेंस मेंटल हेल्थ को लेके कि men don't cry, boys don't cry. When was the last time you cried? I think कल शाम को कोई मूवी देख रहा था। हाँ यार देखो, ये ना एक बहुत गलत धारणा है। जब गोली सामने से आती है डर लगता है, जब चीता सामने खड़ा होता है डर लगता है, फटती है। जब एग्जाम होता है सुबह पसीना आता है, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं पेट में वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, राइट? ये सब होगा, अगर नहीं होगा तो आप ह्यूमन नहीं हो। मैन डोंट क्राई का मतलब क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग में? मैन डोंट क्राई का मतलब ये होता है कि आप कितने भी मुश्किल समय में होते हो, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हो। कितनी भी मुश्किल है, कितना भी चैलेंज है, आप याद करो बचपन में, सोचो आपके पापा ने क्या करते थे आपके साथ, आपकी मम्मी क्या करती थी और आपके पापा क्या करते थे। दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे बोथ हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर यू, पर उसका तरीके में डिफरेंस था। मम्मी इमोशनल होके बोल देती थी, पापा नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते? मैन टफ गाय, मैन डोंट क्राई। पर यार वो जो आदमी है, जो लड़का है, वो एग्जाम में उसको भी डर लग रहा है ना यार, लड़की कोई थोड़ी अकेले लग रहा है, दोनों को लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स करना ना, ये दिस इज रॉन्ग। मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशंस पे जाते थे हम, आते हैं, लौट के आते हैं। मैंने आपको अभी बोल रहा था कि मैं एक जगह से आया जहाँ मेरे पूरे हाथ में, एल्बो तक मेरे खून था हाथों में, और मैंने बीच में हाथ पोछे होंगे तो मेरे सारे कपड़ों पे, मेरे मुंह पे पसीना पोछा होगा, हर जगह खून 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 लगा हुआ था। और किसका खून था? अपने फौजी का, अपने भाई का खून था। और उसके बाद मैं हफ्तों तक मैं खाना खाता था, मुझे रात में सपने आते थे मेरे हाथ पे मेरे भाई का, मेरे दोस्त का खून लगा हुआ है। उल्टी करी मैंने, आज मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मैं कभी बोला नहीं। मैंने अपने साथी के इंटेस्टाइन डॉक्टर के साथ में खड़े होकर अपने हाथों से अंदर डाले पेट में। और मतलब दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी। आप देखते हो मतलब हुआ क्या। तो व्हाई कांट अ मैन क्राई? मैं भी उस टाइम पे, आज मैं सोचता हूँ यार मैं क्यों नहीं रोया, क्या प्रॉब्लम थी रोने में? व्हाई आई कांट बी अ ह्यूमन बीइंग? मैं पत्थर थोड़ी हूँ, राइट? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ कि मैं जाके लोगों को गला काटना मेरा काम है। मैं तो देश की सेवा करनी थी, वो लड़ने आया मुझसे। मैं किसी के घर में नहीं गया किसी को मारने, वो मेरे घर में आया, वो गलत तरीके से आया, वो वेपन लेके आया, उसने हमारे ऊपर युद्ध किया, तब हमने बदले में मारा है उसको। वी हैव ओनली रिएक्टेड, राइट? जी। तो
डर तो हर किसी को होगा ना यार, तो आप उसको लड़के को पहले दिन से ऐसे कर दो, नहीं नहीं बॉयज डोंट क्राई, तो लड़का है तेरे मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता यार, उसकी हड्डी टूटेगी उसे दर्द नहीं होगा, वो फेल होगा, वो डिप्रेस नहीं होगा, सब कुछ होगा, इमोशन आएंगे उसके। ये अगर हम कर रहे हैं ना तो हम बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं लड़कों के साथ। आई थिंक हमें ये एक माइंडसेट बनाना चाहिए आज की डेट। अब तक क्या है, लड़के एनडीए जाते थे, अब लड़कियां भी एनडीए जा रही हैं, बराबर हैं यार, ट्रीट देम इक्वल, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बेटा है बेटी है भाई है बहन है, बराबर है यार, दोनों को भूख लगती है, दोनों को दर्द होता है, ठीक है, दोनों को सब कुछ होता है, दोनों की फीलिंग्स होती हैं, दोनों को बराबर ट्रीट करो, राइट। दे आर ऑल इक्वल प्रोवाइडेड यू ट्रीट देम इक्वल। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो अपना पूरा परिवार चला रही हैं, मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने बहुत यंग एज में उनके पति चले गए, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स की वाइफ्स हैं, मैं उनको जानता हूं, क्या बहादुर दिलेर लड़कियां हैं वो, कोई साला क्या मर्द बनेगा उनके सामने, देश की सेवा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, पूरा परिवार चला रही हैं। नाउ ये ना चेंजिंग सोसाइटी है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की सेम फीलिंग्स होती हैं, दोनों को इक्वल ट्रीट करो, दोनों को इक्वल दोस्ती करो, प्यार करो, एंड अगर जिसके बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, दोनों बराबर है, दोनों को इक्वल शेयर दो हर चीज़ का, प्यार का भी डांट का भी। राइट। सर कभी कभार ना लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, लाइफ नहीं होती बट सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हमारी लाइफ में आ जाती है, एंड देन उसके बाद अलग अलग डेविएशन हो जाते हैं किसी ना किसी की लाइफ के। फॉर समवन जिसको अपने सामने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखनी है जस्ट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, हर सेल्फ और मे बी देयर फैमिली फ्रॉम दोज अनप्रिडिक्टेबल नेगेटिव चेंजेस या फिर अनप्रिडिक्टेबल हजार्डियस थिंग्स, तो वो प्रोटेक्शन लेयर कैसे बनाए कोई? मतलब मैं अगर अभी जा रहा हूँ, मेरे फॉर एग्जांपल सर, मेरे को डर लगता है रोड पे एक्सीडेंट से, क्योंकि इतने लोग दारू पी के लोग घूम रहे हैं, मैं गाड़ी में चलता हूँ कि साला कोई मार भी गया तो हाथ पैर बच जाएंगे, एयरबैग खुल जाएगा, मैं बच जाऊँगा, सो दैट्स माई प्रोटेक्टिव लेयर। मैं ये बोल रहा हूँ अगर हम इसी को लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें, सडनली किसी की जॉब चली गई, कोई अब ऐसा बंदा है जो अब सिर्फ सिंगल पर्सन अर्निंग रह गया पूरी फैमिली में, राइट, ऐसे चेंजेस को अडॉप्ट करना पहली बात तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विद टाइम आपको समय ही सिखाता है ये सब। बट अगर किसी को पहले से पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है, हाउ शुड ही और शी प्रोसीड इस चीज़ के लिए? आई थिंक दिस इज वेयर योर प्लानिंग कम्स इन प्ले, राइट। मैं जैसे इंडियन आर्मी में हम राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह में हम ऑपरेशंस के लिए जाते हैं जी। हम अपना हथियार, एमुनिशन, खाना पानी सब कुछ, जूते सही पहने हैं कि नहीं, आवाज़ तो नहीं हो रही, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जाते हैं। दिस इज प्लानिंग, राइट, पार्ट ऑफ प्लानिंग। सो योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, ये प्रिपरेशन आ गई, देन यू प्लान फॉर थिंग्स कि मैं लाइफ में मुझे क्या क्या करना है जी। राइट। अब उसके लिए आप जब ये सोचोगे ना, एंड व्हेन यू गो लिटिल इन डेप्थ, तो यू विल रियलाइज कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड वो जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे केयरफुल प्लानिंग करी, आपको कहीं ट्रैवल करना है, छोटे सा एग्जांपल, कहीं ट्रैवल करना है 2 घंटे लगते हैं, तो 5-10 मिनट आगे पीछे लेके चलो ना, सॉरी। सेम वे आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, 1 सेकेंड जी। ऑल राइट। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको पता है कितने किलोमीटर जाना है, आप चेक करो बीच में पेट्रोल पंप है कि नहीं, अगर नहीं है तो तेल पहले डलवाओ ना। जी। सो दोज बेसिक्स। आप अगर कोई रिस्की काम कर रहे हो या आपको डाउट होता है इस तरीके का, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसीज़ होती हैं, उनको लो, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती हैं, ऐसी चीज़ें लो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो आप, ठीक है। उसके बाद मैं भी एडवर्टाइजमेंट्स देखता हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी जी। तो अब एज अ सिविल पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन चीज़ों की, जॉब कल को जा सकता है तो सेविंग्स करना शुरू करो, राइट। आप सेविंग्स करो, आपके बहुत सारे बैंक्स वगैरह ऑफर्स देते हैं बहुत, उस टाइप की चीज़ें करो। आज मुझे पूरी सैलरी मिली, मैं पूरी सैलरी लेके एंजॉय कर लूँ, सो देन आई एम नॉट प्लानिंग वेल। दिस आर बेसिक्स, राइट। राइट।
एंड सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टिव लेयर है लाइफ में, जो मैंने रियलाइज करा है, दैट इज नॉलेज. जहां मौका मिले, जो किताब मिले, आप पढ़ो. क्योंकि एक नॉलेज ऐसी चीज है, मुझे ऐसा लगता है, नॉलेज एंड आपका बिहेवियर, दो चीज. तो जिंदगी में एक ज्ञान रखो और ज्ञान जैसा दोस्त रखो. राइट, मेरा कोई दोस्त ज्ञान नहीं है वैसे, बट एक दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हो. एक आपके पास नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, जब आप कुछ नहीं बेच सकते तो आप अपनी नॉलेज बेच सको जी. सो दो चीज़ों में इन्वेस्ट करो, सबसे हैवी. एंड बाकी फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ये अर्थली या क्या बोलते हैं उनको, बाकी चीज़ों के लिए काम आ जाएगा. सर, फ्रॉम नाउ व्हाट आर यू लुकिंग अप टू इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, या फिर कॉर्पोरेट छोड़ दिया आपने, अब आप अभी मेंटरशिप कर रहे हैं, आप कॉलेज जाते हैं, बट what is exactly the perfect picture what you are looking up to down the year, like 5 years down the line? बेसिकली क्या हुआ कि मेरे को 11 साल करके मेरे को फौज छोड़नी पड़ी जी, है ना. मैं निकला बाहर, मैं बहुत बेहतरीन वाले 100 अफसर भेजना चाहता हूँ इंडियन आर्मी में. मैं 100 बच्चे मेरे को भेजने हैं, और ऐसा भेजना है कि वो इस तरह के अफसर बने कि जब वो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायरमेंट के बाद जब आ जाएं, तब भी लोग बोले कि क्या अफसर थे. ऐसे अफसर जिन पे उनके परिवार और सोसाइटी को नहीं, पूरे देश को उन पे नाज हो, गर्व हो, ऐसे अफसर बना के भेजूं. तो मेरा अभी यही फोकस चल रहा है कि मैं बच्चों को मेंटर करूं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बच्चे पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करनी कैसे है? एग्जाम पास करना एक अलग कहानी है जी, लेकिन पढ़ना कैसे है? जैसे एक मैं बोलता हूं, आप जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो थ्योरम्स होती हैं, कॉरोलरीज होती हैं, राइट? थ्योरम सबको याद होगी क्योंकि लोग वहीं पे रुक जाते हैं. करेक्ट. पर आप सोचो कि जिस इतने पढ़े लिखे आदमी ने, कोई पीएचडी करा हुआ है, कुछ करा होगा, कोई प्रोफेसर है, उस आदमी ने इतनी किताब में जो कहानी लिखी, वो पागल थोड़ी है यार, वो भी तो पढ़ने के लिए है ना जी. उसको पढ़ो. तो वो नहीं पता होगा, मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल यूज करा है. सो बच्चे को कैसे पढ़ना है. एंड जब आप ऑफिसर बनते हो तो यू आर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होते हो आप, राइट? आप एक अथॉरिटी होते हो, आपके एक डिसीजन के ऊपर लोगों की जिंदगी का फैसला होता है, राइट? करेक्ट. उसमें आप उस लायक तो बनो. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं नया कमीशन हुआ था, एंड जैसे ही कमीशन हुआ तो कंधे पे स्टार लग गए आपके, आप लेफ्टिनेंट बन गए हो. मेरा एक ड्रिल उस्ताद था, वो उसने कुछ बोला बेचारे ने बहुत अच्छे से. उसने कहा आज आपके कंधे पे स्टार लगे हैं, अब बहुत जल्दी आप अच्छे अफसर भी बनना. सुनाओ, देयर इज अ डिफरेंस. स्टार लगना और अफसर बनना में फ़र्क है. मैं स्टार पहन के जा रहा हूँ, मेरा जवान मुझे सल्यूट करता है, वो मेरे स्टार्स को सल्यूट कर रहा है जी. मुझे वो बन के दिखाना है कि वो मुझे सल्यूट करे, वो मुझे 24/7 ऑब्जर्व करेगा. तो मैं बच्चों को उस चीज़ के लिए मेंटर करना चाहता हूँ. कितने आप देखो, मतलब सिर्फ फौज की बात नहीं है, सिविल सर्विसेज में भी और आर्म फोर्सेज में भी. मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, कितने ऑफिसर्स हैं जो नौकरी छोड़ के बीच में भाग गए. न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, एक तो मैंने दिल्ली के किसी ऑफिसर का सुना था, किसी डिपार्टमेंट का, ही कमिटेड सुसाइड अलोंग विद हिज फैमिली. ऐसा क्या था? अगर एग्जाम पास करके आपके कंधे पे सितारे लग गए और आप हो गए सब कुछ, तो उसके बाद ऐसा क्यों? सो देयर इज समथिंग मिसिंग. राइट. हमारी सोसाइटी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में एक बच्चा होता है, उसको हम सिखाते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई कर, खेल कूद, खा पी, बड़ा हो, नौकरी कर, शादी कर, बच्चे कर, खत्म. बेटा एग्जाम की तैयारी कर, पढ़ाई कर, सिविल सर्विसेज कर, आईएएस बन, खत्म. अरे नहीं यार, 27-28 साल की एज में, 25 साल की एज में लड़का आईएएस बन गया, अभी तो 35 साल नौकरी करनी है. हम तो आर्मी में तो 21-22 साल में हम ऑफिसर बन जाते हैं, तो हम तो बच्चे होते हैं उस टाइम पे कंपैरेटिवली. उसके बाद आपको 60 साल तक नौकरी करनी है अगर आप जनरल बनते हो तो, राइट? तो अभी तो आधी भी नहीं हुई जिंदगी, बाकी आधी के लिए किसी ने आपको प्रिपेयर ही नहीं किया. यू नो नथिंग अबाउट इट, तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. फिर आप क्या करते हो, जो आपके आसपास के लोग आपको ग्रूमिंग कर देंगे उस टाइम पे, आप उस पर काम करोगे, आप समझोगे कि वही सत्य है, राइट. तो ये मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक ऐसा एंडेवर करूँ
जहाँ मैं बच्चों को इस चीज़ के लिए ग्रूम करूँ। वो पाइपलाइन चालू रहनी है ना जी, लीडरशिप की, हर स्टेज हर दिन ज़रूरत पड़ेगी। वैक्यूम नहीं चाहिए। वैक्यूम नहीं चाहिए, देश को आगे लेके जाना है। जी। तो ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। हाउ कैन समवन रीच आउट टू यू अगर, एंड मेरे को सर ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ आर्मी के लिए बात कर रहे हो, आप एक नॉर्मल वेल बीइंग, अच्छा इंसान बनना, अच्छी लाइफ जीना भी पार्ट ऑफ मेंटरशिप होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। बिकॉज एज आई मेंशन, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि एसएसबी की प्रिपरेशन करते करते मेरे अंदर इतना चेंज आ गया, आई इवेंचुअली बिकेम अ बेटर पर्सन, बिल्कुल डैम श्योर। और बहुत कैलकुलेटिव, मतलब मेरे पास बहुत एविडेंसेस हैं, टाइमली डिसीजन मेकिंग, टाइमली पिवट लेना, किस तरीके से सोचना है, मेंटालिटी, माइंड कंट्रोल, डिसिप्लिन, करेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड वो बोलती है, मैं बहुत ताज्जुब हो जाती हूँ कि तेरे को डर नहीं लगता किसी चीज़ से, मतलब इन टर्म्स ऑफ टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग। मैं वही बोलता हूँ, मेरा एसएसबी से ही सीखा है वो, कि साला हर चीज़ पॉसिबल है, बट पॉसिबल वो तब है जब वो यहाँ पे पॉसिबल है, पहले आपके दिमाग में, पहले दिमाग यस बोलता है, बाद में वो रियल टाइम में दिखती है। तो आई एम श्योर सर कि यू विल बी अ वेरी गुड मेंटर। आई ट्राई। नहीं सर, बिल्कुल, मतलब मैंने शिवेंद्र सर को बोला भी था ये, पहला स्पेशल फोर्सेस पॉडकास्ट, पहला आर्मी वेटरन पॉडकास्ट, मैंने उनको बोला था कि सर, आई वुड एनी डे प्रेफर एन इंडियन आर्मी वेटरन देन गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और समवन एल्स। कभी नहीं। मुझे जो चाहिए ना, मेरे को पता है वो ये 4x4 का जो बक्सा है ना, इसके अंदर है, मेरे को वही चीज़ चाहिए। आई वुड नॉट गो टू एनी, मतलब मेरे को एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं एक फौजी के पास चले जाऊँगा, चाहे वो सूबेदार क्यों ना हो। तो हम तो नहीं, सूबेदार का कितना वही एक्सपीरियंस में होता बिल्कुल है सर, बिल्कुल, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा होता कोई है भाई। ऑफिसर वाला ग्रेड नहीं है इसमें कि ऑफिसर कोई भी हो, नायक, सूबेदार, सिपाही हो, चाहे जनरल हो, मेजर हो, कर्नल हो, किसी के भी पास। एंड मेरी एडवाइस यही थी कि सर आप प्लीज़ ट्राई करना ये चीज़, बिकॉज आई थिंक कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस, नॉट सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं, मतलब इतने लोग ट्रेंड रहते हैं, वेपन्स में ट्रेंड होते हैं, राइट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ट्रेंड होते हैं, उनको कभी बैंक में गार्ड की नौकरी दे देते हैं, कभी स्कूल्स में लॉजिस्टिक्स की नौकरी दे देते हैं। तो आई थिंक दे आर वे बियॉन्ड देन दैट। और इतना खर्चा करा है फौज ने, इतना ग्रूमिंग करी है, तो आई थिंक कि आपके पास बहुत एम्पल ऑफ नॉलेज है उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए आने वाले यूथ को। सर, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द क्लोजर ऑफ दिस पॉडकास्ट। कुछ आपको बोलना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि एक चीज़ बोल दूं और ये रैप अप कर दूं सेशन फिर? सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा कि हाउ पीपल कैन रीच आउट टू मी। जी जी। तो फौज में हमें सोशल मीडिया अलाउड नहीं था। हाँ जी। अभी मैं फौज से बाहर हूँ, सब जगह हूँ मैं, जी। सारे अकाउंट्स खोल दिए हैं। एंड मैं आई शेयर द लिंक। श्योर डेफिनेटली। सो दैट इज़ वन। एंड जो अगर बच्चे कुछ मेरे को सुन रहे हैं, तो एंड जो भी अपना फ्यूचर इस टाइप से देखते हैं, आप एक बात समझ लेना कि अब इस कप के अंदर अगर कॉफ़ी है और मुझे पीनी है, तो उसका रास्ता क्या है? कैसे पीते हैं कॉफ़ी? सर सामने रखिए, पी लेंगे। एग्जैक्टली यही करना है बस ज़िंदगी में। जी। कॉफ़ी सामने रखी है, कप उठाओ, पी लो। आपको एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट आना है, पढ़ाई करो, पे एग्ज़ाम दो। आप जिस चीज़ में वीक हो उस पर वर्कआउट करो, सिंपल। मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं घूमना, ठीक है? दुश्मन सामने, एम लो, ठक ठोको साले को, ख़त्म करो। ज़्यादा दाएं बाएं नहीं, लेफ्ट राइट, डोंट बीट अराउंड द बुश, गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठक से मारो, अचीव करो, हिट द नेल ऑन द हेड, दैट्स इट। बड़े हैप्पी रहोगे। सर बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को हर किसी से मिलने में, बट सिंस एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन मिलता रहता हूँ, प्लस फौज का बैकग्राउंड देखा ही है, तो एनी डे एनी टाइम मैं बहुत फैसिनेटेड रहता हूँ कि मैं किसी फौजी से मिल लूँ, उनसे बात कर लूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू बड़े बड़े कर्नल, मेजर, कैप्टन मिल रहे हैं मेरे से। अदरवाइज सर हमें नहीं, हम सब छोटे, हमारी हाइट सबकी कम है। नहीं सर, दैट्स जस्ट यू बीइंग मॉडेस्ट राइट नाउ, बट आई थिंक कि मेरे जैसे बहुत, मतलब 140 करोड़ में जितने भी बच्चे होंगे और इवन बड़े बूढ़े भी, सब रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों की। आप लोगों ने इतना काम करा है, एंड डेयर डेविल ऑफ इंडियन कंट्री का जो एक टैग है, वो मैं डेफिनेटली आर्मी को ही देता हूँ। नेवी एयरफोर्स भी, दे आर वेल, यू नो, वेल स्किल्ड उतने ही, बट वो है कि बस मेरा एक अट्रैक्शन पॉइंट आर्मी की तरफ ज़्यादा है ऑनेस्टली। तो इसलिए बाकी सर थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड
आई थिंक कि हम दोबारा कभी फिर मिलेंगे एंड विदाउट कैमरा मिलेंगे एंड और बातें करेंगे सर. सो थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट सर. आई होप कि 100 नहीं आप 10,000 बच्चे बनाओ ऐसे, बिकॉज इवेंचुअली फौजी है तो हम हैं, एज सिंपल एज दैट. सो थैंक्स वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. आई एंजॉयड वेरी मच.